अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम जी सर। आवाज आ रही है। वाज़ेह? जी क्लियर है सर। हाँ। क्या होता है कारोबार? बिजनेस। तो मार्केट होती है। पैसा बनाएंगे। जी। कोई कानूनी एक्टिविटी की है इसका मतलब हाँ, कोई भी लॉफुल एक्टिविटी, लॉफुल एक्टिविटी किस लिए की जाए? फॉर प्रॉफिट। किस लिए? कितनी तरह के बाय नेचर प्रॉफिट होते हैं, कारोबार होते हैं बाय नेचर? कितनी तरह के होते हैं कारोबार? एक हो गया मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, अच्छा, और तीसरा? तो चौथा कारोबार होता है? ये दोनों गुड से डील करते हैं। कारोबार में पैसे कैसे कमाते हैं? या गुड्स बेच के जाओ, सर्विसेज बेच के। तो चौथा कारोबार बताएं। हमारा कोई जहन में चौथा कारोबार सर्विसेज है। और ये एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं ना, गुड्स ही कर रहे होंगे या सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे होंगे और हैं, सर्विसेज ही दे रहे हैं ना, ये गुड्स होंगे या सर्विसेज होंगी। और बताएं, ऑनलाइन कुछ बताएं इसके अलावा कोई कारोबार। ई कॉमर्स में कुछ। ई कॉमर्स में सर्विस ही दे रहे होंगे। हाँ, सर्विस ही है ई कॉमर्स में भी। गुड्स भी हैं साथ, सिर्फ सर्विसेज तो नहीं है। और कोई चौथा कारोबार, जब गुड्स बना के बेच रहे होंगे या खरीद के बेच रहे होंगे? एक मिनट बात है, ये काम है ना। मैन्युफैक्चरिंग है। जी सर। और कोई चौथा काम? सर अभी जेन में नहीं आ रहा, चौथा तो नहीं आ रहा, तकरीबन सर्विसेज ही है थर्ड वन। अच्छा, जब आए ना मुझे जरूर बताइएगा। जी जी। जब आपके पास चौथे तरह का कारोबार आए ना, जी जी। इनके अलावा, जी तो अपने साथियों से हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सही। जी सही। सही है, करेंगे। डन सर, जरूर। और कारोबार कानूनी एतबार से कैसे होता है? कानूनी एतबार से कैसे होता है? एक तो बंदा सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, फिर दूसरा पार्टनरशिप फर्म होती है, तीसरा कंपनी के तौर पे काम कर सकते हैं, यही है। कंपनी। ये तीन काम कर सकते हैं ना कानूनी तौर पे। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है? एक ही बंदा, वन मैन आर्मी, मैन जी, वन मैन आर्मी। सब कुछ हाथ, एक हाथ से कितने काम कर रहा होता है बेचारा। ऐसे ही है जी। ठीक है, अपनी जेब से लगा हुआ पैसा होता है, इसलिए फिक्र ज्यादा होती है। और फिर अपना ही जीन इस्तेमाल कर रहा होता है, बात उसका किसी से हेल्प ले लेता है, लेकिन जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर किसकी होती है? उसी बंदे की। सारी डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा होता है? खुद ही कर रहा होता है। फिर किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जितना आ गया कमा लिया। जी, कमाल ही जितना दिल चाहे कमा लिया। सुबह 10 बजे उठ के जाना होगा दुकान पे, 10 बजे चले जाएंगे, 12 बजे जाना होगा, 12 बजे चले जाएंगे। ये किसकी निशानी होती है? सोल प्रोप्राइटरशिप। और सुबह 10 बजे उठ के दुकान पे जाना, 12 बजे उठ के जाना, ये किसकी निशानी, किस कारोबारी की निशानी होती है? सुस्त काम बंदे चोर की। कारोबारी की। हाँ, काम चोरी की। तो आपने कारोबार भी अगर सिंगल भी करना है तो कैसे करना है? डिसिप्लिन के साथ। ऐसे किसके ही साथ? है जी, डिसिप्लिन तो मस्ट डिसिप्लिन है। के साथ करना है। और फिर हम्म। आपके पास क्या होती है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। आपके अगर जी। कारोबारी बाजबात आपके अगर कारोबारी बाजबात आपकी कारोबारी असासों से ज्यादा हो गए, अपने लोगों को पैसे ज्यादा देने हो गए, तो आपके जो जाती असासाजात होते हैं ना, उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है आपकी कारोबारी वाजबात को पूरा करने के लिए। ये क्या होती है इनकी? लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है।
इसीलिए इसमें कारोबार में और इस इंडिविजुअल में कोई फर्क नहीं महसूस रखा जाता। वो एक ही बंदा होता है, उसी की जिम्मेदारियां होती हैं, उसी का कारोबार होता है। और तीसरी बात, क्योंकि इसको लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है बनाने के लिए, क्या है, कोई लीगल लॉ नहीं डील करता है इसके लिए कि आप इसको पर्टिकुलरली देखें। सिर्फ आपने क्या करना होता है, आपने बनाने के लिए इसको क्या करना होता है, अपने एनटीएन के ऊपर, किसके ऊपर, एनटीएन के ऊपर क्या करना होता है, सिंपली एक बिजनेस नेम ऐड करना होता है। किसके ऊपर, कैसे करना होता है, क्या करना होता है, बिजनेस बिजनेस नेम ऐड करना होता है, किसके ऊपर, किसके एंटी। ऊपर, एनटीएन के ऊपर। अब आपके पास बंदा आता है कि मेरा नाम बिजनेस नेम ऐड कर दें, तो आप उससे पूछेंगे कि आपका एनटीएन बना हुआ है या नहीं बना हुआ। ये सवाल होगा ना आपके दिन में कि आपका एनटीएन बना हुआ है या नहीं बना हुआ। तो आप क्या करेंगे, आपका एनटीएन बना हुआ है या नहीं, आप यही सवाल करेंगे उससे। जब वो कहता है नहीं मुझे नहीं पता, आप कहेंगे अपना सीएनआईसी नंबर दे दें। अच्छा, ये आप सीएनआईसी नंबर लेके कहाँ चले जाएंगे, एक वेबसाइट पे, आईआरएस पे ऊपर, कहाँ चले जाएंगे, आईआरएस के ऊपर। और आईआरएस पे जाके क्या करेंगे, ये आपको आईआरएस नजर आ रहा है, जी। इस आईआरएस पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन वेरिफिकेशन। क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन ऑनलाइन। वेरिफिकेशन। अच्छा, अब आप क्या करेंगे कि उस बंदे का एनटीएन बना हुआ है या नहीं बना, आप क्या करेंगे, टैक्स पेयर प्रोफाइल पे जाके क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, टैक्स पेयर प्रोफाइल पे जाके क्लिक करेंगे। अच्छा, जब आप टैक्स पेयर प्रोफाइल पे जाके क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो आपसे पैरामीटर पूछेगा। आपने उसका सीएनआईसी सिलेक्ट करना है, सीएनआईसी का आगे उसका सीएनआईसी नंबर लिखना है, और फिर ये कैप्चा एंटर कर देना है। आपके पास क्या आ जाएगा, इस तरह का बराबर में प्रोफाइल नजर आ जाएगी आपके ऊपर। ये आपको नजर आ रहा है, ये बराबर में एक प्रिंटर का साइन बना हुआ है, इसका प्रिंटर का साइन। आप इस प्रिंटर के साइन पे क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये प्रिंट आ जाएगा। अच्छा, इस प्रिंट से आपको क्या पता चलेगा, आरटीओ का कब रजिस्टर्ड हुआ है, कि आपका एनटीएन क्या हुआ है, बना हुआ है। क्या पता चलेगा, ये रेफरेंस में 19 है जी, सीएनआईसी नंबर जो उसका, ये इसका क्या है, इसका एंटी। मतलब उसका क्या है, एनटीएन बना हुआ है। अच्छा, एक तरीका कार तो ये हो गया। अगर किसी का सीएनआईसी नहीं, एनटीएन नहीं बना हुआ होगा, किसी का एनटीएन नहीं बना हुआ, तो आप में से है, नहीं नहीं बना सर, हुआ। सबका। अच्छा, ये बताइए, एक मिनट बोलिएगा। 35 103 0588 1301। हाँ, अगर आपका एंटीन नहीं बना हुआ होगा तो क्या आ जाएगा, नो रिकॉर्ड फाउंड। क्या आ जाएगा सर्च में, क्या आ जाएगा, देखें आप। क्या लिखा हुआ आ जाएगा, नो रिकॉर्ड फाउंड। अब आपने एनटीएन चेक करा, यहाँ पे आपके पास जी। दो सिचुएशन आएंगी अभी तक। क्या आई, इसके ऊपर आपको लगा हुआ है अभी, सर ये जो रेफरेंस नंबर है यही इनकम टैक्स नंबर होता है? बताता हूँ रुक जाओ। आपके पास कितनी सिचुएशन आई, आपका एनटीएन नहीं बना हुआ तो क्या लिखा हुआ आएगा,
नो record found. नो रिकॉर्ड Found. फाउंड। दूसरी सिचुएशन क्या थी? आपका एनटीएन बना हुआ है। बना हुआ, तो आपको आपका रिकॉर्ड शो हो जाएगा। जी। क्या हो जाएगा? रिकॉर्ड शो हो जाएगा। अच्छा, अगर आपका एनटीएन नहीं बना हो तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप एनटीएन बनाएंगे। बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे? आप अपने आईआरएस पोर्टल पे आ जाएंगे। किसके ऊपर? आईआरएस पोर्टल के ऊपर। किसके ऊपर? जी। आरएस पोर्टल पे। अब आपने आईआरएस पोर्टल पे आके क्या करना है? अपनी न्यू न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। किस पे जाना है? न्यू रजिस्ट्रेशन। किस पे जाना है? न्यू रजिस्ट्रेशन। अच्छा, इस न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाने के लिए आपके पास पहले क्या क्या चीजें हों? CNIC। आपने आ जाना आईआरएस पोर्टल के ऊपर, और आईआरएस पोर्टल में भी मोर पर्टिकुलरली न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर। जी। इसके ऊपर। न्यू रजिस्ट्रेशन। अच्छा, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? उस पर्सन का क्या होना चाहिए? CNIC। सीएनआईसी नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, और जी। उसका ईमेल। आईडी होना चाहिए। और मोर पर्टिकुलरली ये आपका सी मोबाइल नंबर क्या हो? आपके सीएनआईसी के अगेंस्ट रजिस्टर्ड हो। जी। क्या हो? CNIC के अगेंस्ट रजिस्टर हो। हाँ, सीएनआईसी के अगेंस्ट आपका रजिस्टर्ड हो। फिर आप कहाँ आएंगे? न्यू रजिस्ट्रेशन पे। न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे ये चीजें इस तरह का पोर्टल खुल जाएगा। आपसे सीएनआईसी नंबर पूछेगा। आपने अपने सीएनआईसी से उसका नंबर एंटर कर देना है, 1 2 3 4 5। आपने जो एक्चुअल है वो एंटर करना है। मैं अभी चीजें सपोज एंटर करूंगा। फिर आप देखेंगे प्रीफिक्स के ऊपर कि मिस्टर, जो उसका नाम है। अच्छा, अब आप इस पोर्टल को देखेंगे तो आपको जहां जहां स्टैरिक नजर आ रहे होंगे ना, रेड वाले, वो फील्ड फिल करना मैंडेटरी है। वो फील्ड फिल करना मैंडेटरी है। जहां जहां रेड स्टैरिक्स लगे होंगे वो फील्ड फिल करना मैंडेटरी है। नाम मोहम्मद अली। अगर आपका नाम मिड नेम नहीं है तो मिड नेम छोड़ देंगे, और अगर आपका नाम मोहम्मद अली है तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे मोहम्मद अली अली आखिर पे लिख देंगे, और अगर आपका नाम मोहम्मद अली खान है तो अली आप क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे, और तीसरा जो नाम है वो आप आखिर पे लिख देंगे। इस तरह क्या होगा? आप ये चीज एंटर कर देंगे। फिर आपसे क्या पूछेगा यहाँ पे? कि आपका मोबाइल नंबर, जो नेटवर्क आप एक्चुअली यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्चुअली यूज कर रहे हैं, वो सर्विस आपने लिखनी है। हो सकता है आपका नंबर में कोड आ रहा हो 0300, और आप सर्विस इस्तेमाल कर रहे हो किसकी? जोंग की। तो फिर आपने यहाँ पे किसकी सर्विस लिखनी है? जोंग की। जोन। जो सर्विस आप एक्चुअली यूज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? एक्चुअली यूज कर रहे एक। हो। और आपने किस फॉर्मेट में चीजें लिखनी है? जो फॉर्मेट आपको ग्रे कलर में नजर आ रहा है। और यही नंबर आपने क्या कर देना है? यहाँ पे रिपीट कर देना है। क्या कर देना है? रिपीट कर देना है। अच्छा, ये आपको यहाँ कह भी रहा है कि आपका सीएनआई, ये मोबाइल नंबर आपके सीएनआईसी के अगेंस्ट रजिस्टर्ड हुआ होना चाहिए। क्या कह रहा है? कि रेड कलर से आपको नजर भी आ रहा होगा। क्या सर्विस कौन सी सिलेक्ट करेंगे? जो आप एक्चुअली यूज कर रहे हैं। कौन से वाली? एक्चुअली यूज कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे क्या होगा? आपने अपना ईमेल आईडी दे देना है, और फिर यहीं पे आपने क्या करना है? अपना ईमेल आईडी दोबारा एंटर कर देना है। और फिर क्या करना है? आपने अपनी एड्रेस की इंफॉर्मेशन लिखनी है जो आपके सीएनआईसी पे आ रही है। वो आपकी रेजिडेंशियल होगी। रेजिडेंशियल में पूछेगा कि आपका घर है, फ्लैट है, हाउस है, क्या है। तो हम इसको सर्च कर लेते हैं कि हाउस है। उसकी मेजरमेंट कैसे है वो आपसे पूछेगा। मरलाज में मैयर है, कनाल में, जिस तरह। तो आप मुझसे कह देंगे कि ये मरलाज में मैयर है। टोटल एरिया फिल करना मैंडेटरी नहीं है। यूनिट नंबर लिखना जरूरी है कि आपका हाउस नंबर कितना है, 1 2 3 4। आपका स्ट्रीट नंबर,
जैसे अबू बकर ब्लॉक, सॉरी, स्ट्रीट नंबर 12, अबू बकर ब्लॉक, न्यू गार्डन टाउन। अच्छा, और फिर आपको यहाँ से एंटर नहीं करने देगा, बल्कि आपको सर्च की ऑप्शन होगी, तो आप यहाँ पे सर्च क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिटी का नाम लिखेंगे। तो जौन सा भी टाउन आपके एरिया में लगता होगा आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर कोई टाउन नहीं लग रहा होगा, आप क्या करेंगे, आखिर पे इसमें ऑप्शन आ रही होती है लाहौर वाली, तो हम इसको लाहौर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर ये हमारा डिस्ट्रिक्ट इस तरह सेलेक्ट कर लेगा और पूछेगा कि आप इसमें कैसे कैपेसिटी में रह रहे हैं। अगर आप टेनेंट के तौर पर रह रहे हैं तो यहाँ पे टेनेंट लिख दें, और अगर आप ऑनर की कैपेसिटी में रह रहे हैं तो आप ऑनर लिख दें। अच्छा, और फिर इसके आगे आप कर दें कि कितना शेयर है, तो इसमें आप 1 की एंट्री करते हैं। क्या करते हैं, 1% की शेयर की एंट्री करते हैं। तो ये क्या करेगा, आपसे चीजें पूछेगा। जब ये आप कैप्चा एंटर करेंगे, 6, जब भी आप कैप्चा एंटर करेंगे तो ये आपसे 2 कोड आएंगे। क्या आएंगे, 2 सिक्योरिटी कोड आएंगे। एक आपके मोबाइल नंबर पे आएगा और एक आपके ईमेल पे आएगा। तो जिसका बंसर का आप ये ई एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो उससे पहले कम्युनिकेट करके आप उससे बात कर लें कि आपको 2 कोड आएंगे, आपके पास नेटवर्क की सिग्नल्स वगैरह ठीक है, आपको ईमेल एक्सेस करना आसान है। अगर वो उसको बता देना, अगर वो कहे कि ये मेरे लिए चीजें आसान है, तो फिर आप उससे कोऑर्डिनेशन में रहें, कहेंगे आपको 2 कोड आएंगे। वो 2 कोड क्या करेंगे, आप एंटर करेंगे पहली मरतबा। क्या करेंगे, पहली मरतबा दोनों कोड क्या होंगे, मोबाइल पे डिफरेंट होंगे और ईमेल पे डिफरेंट होंगे। क्या होंगे, ईमेल पे अलहदा होगा और मोबाइल पे अलहदा होगा। अच्छा, जब आप वो दोनों कोड एंटर करेंगे तो फिर आपको एफबीआर की तरफ से एक दूसरी ईमेल आएगी और आपके मोबाइल पे एक लहदा मैसेज आएगा। जो दूसरा मैसेज आएगा ना, दूसरी मरतबा कोड एंटर करने के बाद, कब, कोड सिक्योरिटी कोड एंटर करने के बाद, उसके ऊपर वो आपका क्या होगा, उसके ऊपर आपके आरएस के लॉगिन क्रेडेंशियल्स आएंगे, जिसमें आपका यूजर आईडी जो होगा आपका सीएनआईसी नंबर होगा और पासवर्ड एफबीआर की तरफ से इशू होगा। और तीसरी चीज उसमें क्या होगी, आपकी पिन। क्या चीज होगी, पिन। ये 3 चीजें कब आएंगी, जब आप सिक्योरिटी कोड एंटर कर देंगे। और सिक्योरिटी कोड मोबाइल पे अलहदा आता है और इस पे ईमेल पे अलहदा आता है। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि मोबाइल पे सिक्योरिटी कोड नहीं आता, ईमेल पे आ जाता है। तो अगर आपको मोबाइल पे सिक्योरिटी कोड रिसीव करने बट में इसमें दुश्वारी ये हो, जो है ये अपना रुक जाए, शेयर जो है। ओके रुक जाए, ओके 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 ओके। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपको मोबाइल पे इस कोड आने में दुश्वारी होती है। तो आपने क्या करना है, उन्हें कहना है कि अपने मोबाइल के मैसेज में जाके क्या करें, मैसेज में जाके MSG लिख दें। और किसको, 9966 पे, किस पे, 9999 के ऊपर क्या कर दें, सेंड कर दें। तो आपको सिक्योरिटी कोड मिल जाता है। मैसेज में क्या लिखना है, MSG, सिंपल। मैसेज में जाके उसकी बॉडी, मैसेज की बॉडी में जाके फिर क्या लिखते हैं, MSG, और आगे किसको सेंड कर दें, 9966 के ऊपर। तो आपको मोबाइल के ऊपर क्या आ जाता है, सिक्योरिटी कोड आ जाता है। बहुत तक इसमें थोड़ी रिसीव करने में मुश्किल होती है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या होगा, आप वो सिक्योरिटी कोड एंटर करेंगे तो फिर आपके एफबीआर की तरफ से आपको क्या आएगा, आपके आरएस के लॉगिन क्रेडेंशियल्स आएंगे, जिसमें आपका सीएनआईसी नंबर, यूजर आईडी होगा, और आपको मोबाइल पासवर्ड क्या होगा, एफबीआर की तरफ से सिस्टम जनरेटेड होगा, और तीसरी चीज क्या होगी, पिन आएगी। क्या आएगी, पिन आएगी। अच्छा, हमारे कुछ ऑडियंस से पूछ रहे थे कि 1% शेयर का क्या मतलब है, कि आप इस कैपेसिटी में जो आपने एड्रेस लिखा है इसमें आप कैसे ऑक्यूपाई कर रहे हैं इसको। तो इसको आप 100% भी, अगर ऑनर है तो 100% लिख दें, 20% लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका कोई मटेरियल एडवर्स इफेक्ट नहीं है। ये उनका कोई सिक्योरिटी का सिस्टम का मैकेनिज्म आईटी वालों के, जिसके जरिए उनको कुछ चीजें लिंक करने में आसानी होती है। जी, पिन और पासवर्ड में फर्क क्या है? जी, पिन और पासवर्ड में फर्क, पिन क्या होता है कि आपके डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, पासवर्ड होता है किसी चीज में एंट्री के लिए, ऑथराइजेशन होती है पोर्टल पे। पिन 4 डिजिट का होता है, पासवर्ड ज्यादा डिजिट का होता है। जी, आपको तीनों चीजें आएंगी। और अगर किसी का ड्रेस ना हो, मतलब वो अपने माँ बाप के साथ रह रहा हो, सीएनआईसी पे तो ड्रेस होगा ना, वही डालना हो। जी, वही एंटर करिए। सर हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी का बनवा रहे हैं एंड
तो उसकी मेल वगैरह नहीं है, तो फिर वो भी हम जनरेट करेंगे पहले। हाँ, पहले आपके पास होना चाहिए, इसीलिए मैंने पहले करके, अगर उसकी ईमेल आईडी नहीं है तो उसे क्या बनाना। आजकल के दौर में जो हर बंदा व्हाट्सएप इस्तेमाल करे, ईमेल आईडी तो उसके पास होगी। सर अगर किसी के नंबर पे पहले कोई एनटीएन बना हो लेकिन उसका अपना ना हो, तो उसको कैसे एक, निकलवाया जाए? किसको? जैसे कोई नंबर, फॉर एग्जांपल मेरा नंबर पे किसी और का एनटीएन के अंदर रजिस्टर्ड है, मतलब वो सिम जी पहले किसी और के नाम पे थी, ऐसे भी अक्सर जी, होता ठीक है। है, तो ठीक है, वो ट्रांसफर हुई होती है लेकिन वो पहले वाले बंदे का एनटीएन बना होता है, तो उसको कैसे निकलवाया जा सकता तो फिर आज सर्विस वालों से कहेंगे इसके एनटीएन खत्म करें, जाए एफबीआर के लोकल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाए, वहां जाके बात करें। है? इस तरह आपके पास क्या आ जाएगा, आपका एनटीएन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एनटीएन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एनटीएन बन एंटी। जाएगा। अच्छा। और बाजू का फिर आप क्या करेंगे, उस बंदे का लॉगिन आईडी क्रेडेंशियल एंटर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, उसकी प्रोफाइल में से इस तरह की इसकी सारी डिटेल आ रही होगी। उसकी क्या होगी? सारी। डिटेल आ रही होगी। सर इसमें से इनकम टैक्स नंबर कितना है? है ना, रुक जाए रुक जाए। आपको इस तरह की क्या होगी, उसकी डिटेल आ रही होगी, उसका ईमेल आईडी आ रहा होगा, उसका मोबाइल नंबर आ रहा होगा, एड्रेस आ रहा होगा, नाम आ रहा होगा, और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा, उसका सीएनआईसी नंबर आ रहा होगा। अच्छा। बात बात क्या होगा, बात बात क्या होगा, जब आप किसी बंदे का एनटीएन चेक कर रहे होंगे कि क्या उस बंदे का एनटीएन बना हुआ है या नहीं बना हुआ, क्या होगा, ये आप चेक करेंगे क्या उस पर्सन का एनटीएन बना हुआ है या नहीं बना हुआ। तो जब आप उसकी एनटीएन प्रोफाइल इंक्वायरी करेंगे तो आपको ऐसी सिचुएशन का सामना भी हो सकता है। इसका, ऐसी सिचुएशन का सामना भी हो सकता है। ये सिचुएशन जी। क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि उस बंदे का एनटीएन तो बना हुआ है, उस पर्सन का एनटीएन तो हाँ। बना हुआ है, लेकिन ईमेल के सामने क्या लिखा हुआ है, स्टैरिक स्टैरिक। सेल नंबर के सामने क्या लिखा हुआ है, स्टैरिक स्टैरिक। मतलब ये है कि ये बंदा आरएस पोर्टल पे ई एनरोल्ड नहीं है। क्या है? एक बंदा आगे स्पोर्ट। आरएस पोर्टल पे ई एनरोल्ड नहीं है। अच्छा, आप कहेंगे कि अच्छा ये बंदा ई एनरोल्ड नहीं है तो फिर इसका ये एनटीएन कैसे बन गया इस बंदे का? सीएनआईसी के थ्रू। रुक जाए बताता हूँ कि ये इसका एनटीएन कैसे बन गया। आपके इसके पास तो इसका ईमेल आईडी भी नहीं है, सेल नंबर भी नहीं है, तो इसके पास तो आरएस पोर्टल के क्रीडेंशियल्स नहीं है, तो इसका एनटीएन कैसे बन गया? अच्छा। इस बंदे ने हो सकता है कुछ ट्रांजैक्शन करी हो। क्या करी हो? ट्रांजैक्शन करी हो। वो ट्रांजैक्शन क्या है, हो सकता है इसने गाड़ी खरीदी हो, गाड़ी खरीदी हो, जायदाद खरीदी हो, कोई इन्वेस्टमेंट करी हो, बैंक में अकाउंट खुलवाया हो, कोई भी एक्टिविटी करी हो जिसके इसके एनटीएन के साथ लगा होगा, इसके एनटीएन के ऊपर इसका एनटीएन बना होना चाहिए, इसका एनटीएन बना होना चाहिए। एफबीआर के पास चलो इंफॉर्मेशन चली गई, जब उसने गाड़ी खरीदी तो एक्साइज वालों ने इंफॉर्मेशन किसको भेज दी? एफबीआर वालों को। जब उसने बैंक में अकाउंट खुलाया तो बैंक वालों ने गाड़ी इंफॉर्मेशन किसको भेज दी? एफबीआर वालों को। और फिर जब उसने जायदाद खरीदी तो रजिस्ट्रार ने इंफॉर्मेशन किसको भेज दी? एलडीए ने इंफॉर्मेशन किसको भेज दी? एफबीआर को। अब एफबीआर को लगा कि उसके पास क्या होना चाहिए, इस बंदे का क्या होना चाहिए, एनटीएन। इस बंदे का क्या होना चाहिए, एनटीएन होना चाहिए। तो रजिस्ट्रार के पास क्या है, पावर है कि वो उस बंदे को क्या हम्म। कर ले, रजिस्टर कर ले। क्या कर ले? रजिस्टर कर ले। रजिस्टर कर ले मतलब, रजिस्टर कर ले मतलब उसका एनटीएन बना दे। अब उसके पास उसका मोबाइल नंबर नहीं था, सिर्फ उसके पास ये पता लगा था कि इस बंदे ने एक ट्रांजैक्शन करी है जिसमें से उसकी ये वाली पर्टिकुलर डिटेल्स आ रही थी। उसने वो वाली डिटेल के ऊपर क्या कर दिया, उस बंदे को एनटीएन बना दिया उसका। क्या कर दिया? हम्म। एनटीएन बना दिया। एंटी। अच्छा। अब क्या होगा, अब इस बंदे ने क्या करना है, जिसका जिसका इस तरह ईमेल आईडी आ रहा हो, जिसका ना ईमेल आईडी आ रहा है ना इसका हम्म। मोबाइल नंबर आ रहा है, ये दोनों चीजें नहीं है, तो इस बंदे ने क्या करना है, इस बंदे को क्या करना पड़ेगा, आईआरएस पोर्टल के ऊपर अपने आप को ई एनरोल कराना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हम्म। मतलब कि सर न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करनी पड़ेगी, ई इनरोल करना पड़ेगा सिर्फ। जी जी जी, बिल्कुल। तो ठीक इसमें है। किसकी तरफ जाना पड़ेगा? ई ई इनरोलमेंट एनरोल की की तरफ। तरफ। तो आप आईआरएस पोर्टल पे जाएंगे और वहां पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के बराबर में दूसरा टैब मिलेगा, किसका? ई इनरोल का। किसका? ई इनरोल का। ई एनरोल का। ये नजर आ रहा है? जी। तो अब आपने ई एनरोलमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ई एनरोलमेंट पे क्लिक करना होगा।
जब आप ई एनरोलमेंट पे जाएंगे तो वो आपका एड्रेस वगैरह नहीं पूछेगा, क्योंकि एड्रेस की डिटेल तो उसने सीएनआईसी से ऑटोमेटिकली ले ली ना। अब वो आपसे क्या चीजें मिसिंग थी वहां पे? ईमेल और मोबाइल नंबर। तो वो आपसे ईमेल और मोबाइल नंबर दो ही चीजें पूछेगा, और उसके ऊपर जो कोड आएगा आपका, उसके थ्रू आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी आसानी से। पहले पे क्या होंगे? सिक्योरिटी कोड आएंगे। सिक्योरिटी कोड को एंटर करने के बाद क्या होगा? आपका आरएस पोर्टल के लॉगिन क्रेडेंशियल्स क्रिएट हो जाएंगे। वो आपके मोबाइल पे भी वही होंगे, वो आपके ईमेल आईडी पे भी वही होंगे। और उसमें कितनी चीजें आएंगी? तीन। एक आपका यूजर आईडी जो आपका सीएनआईसी नंबर होगा, दूसरा पासवर्ड जो सिस्टम जनरेटेड होगा, और तीसरा क्या होगा? पिन जो 4 डिजिट में मुश्तमिल होगा, वो भी एफबीआर की तरफ से पहली मरतबा इशू होता है। ये कब करनी है एनरोलमेंट? जब आपकी ऑलरेडी क्या हो? एनटीएन बना हुआ हो, और उसकी डिटेल में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर क्या हो? मिसिंग हो। तो फिर हमने इसका मतलब यह है कि उस बंदे का एनटीएन बना हुआ है, लेकिन वो आरएस पे क्या है? ई एनरोल्ड नहीं है। तो उसको क्या करेंगे? आरएस पे ई एनरोल कराएंगे। और उसके लिए भी आपके पास क्या होना चाहिए? मोबाइल नंबर, और दूसरा ईमेल आईडी होना चाहिए, और मोबाइल नंबर उसके नाम से रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये आपको यहाँ पे हेड करके उसने लिखा भी हो। और आपने ये चीजें कैसे एंटर करनी है? जब आप उसको गौर से देखेंगे तो इसके बैक में ग्रे कलर का उसका फॉर्मेट भी प्रिस्क्राइब है। आपने इसी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। ठीक है, आप 0300 से नहीं स्टार्ट करेंगे, बल्कि 0092 से स्टार्ट करेंगे मोबाइल नंबर एंटर करना। ओके। अच्छा, बात का क्या होता है जी? जी, सीएनआईसी नंबर उसका नाम, ये देखें, आपको एंटर करने की इजाजत नहीं देता ना। सीएनआईसी नंबर लिखेंगे, नाम एंटर करने की इजाजत नहीं है, वो खुद ही उठा लेगा। अच्छा, बात का क्या होता है? आप जब न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं ना, कहाँ पे जाते हैं? न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं। एक बंदे का नाम ही सिंगल है, मतलब उसका नाम ही नदीम है। उसका नाम ही नदीम है। क्या है? नदीम है, जब उसका नाम ही अली है। तो आपसे ये चीजें क्या पूछते हैं कि आपने फर्स्ट नेम भी बताना है और लास्ट नेम भी बताना है। लास्ट नेम के साथ क्या है? स्टैरिक है। तो इस स्टैरिक से कैसे बाहर निकलेंगे? वो तो सीना से उसका नाम ही बदल देंगे बेचारे का। उसका पापा का नाम है? सर वहां पर सिंपल स्पेस कर दें तब भी हो जाएगा। हाँ, वहां पे स्पेस एंटर कर दें या डॉट एंटर कर दें, ठीक है। लेकिन आपने ये देखिए स्टैरिक है ना, तो उसको फिल करना मैंडेटरी होता है। इसको फिल करना मैंडेटरी होता है। अच्छा, और फिर आपको एक और तीसरी सिनेरियो भी मिलता है आपको। सर एक ही क्वेश्चन पूछा था कि ये RTO 2 कराची आया हुआ है, अब ये RTO भी चेंज हो सकते हैं? जी, हो सकते हैं। अच्छा, बात का तो आपको इस तरह के सिनेरियो में है ना, बंदे का नाम आ रहा है, ना बंदे का ईमेल आईडी आ रहा है। ईमेल आईडी आ रहा है, सेल नंबर आ रहा है, लेकिन उसका नाम क्या है? एड्रेस क्या है? ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है। क्या हो जाती है? ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है। इसका मतलब ये बंदा एनटीआर इसका बना हुआ है, लेकिन इसके क्रेडेंशियल जो है वो प्रॉपरली एंटर नहीं हुआ है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने कंसर्न इसमें टैक्स ऑफिस में जाना पड़ेगा। और वहां पे क्या होता है? एक डिपार्टमेंट होता है, लोकल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। क्या होता है? लोकल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। क्या बोलते हैं इसको? लोकल एलआरओ। रजिस्ट्रेशन, LRO। तो आप अपने कंसर्न आरटीओ ऑफिस में जाएंगे और उन्हें कहेंगे कि ये मेरे क्रीडेंशियल जो हैं, ये मेरे क्रेडेंशियल जो है ठीक नहीं आ रहे, इसको अपडेट कर दें। क्या कर दें? इसको अपडेट कर दें। ये आप खुद से ऑनलाइन पोर्टल से नहीं होंगे, ये क्या करना पड़ेगा इसके लिए? आपको आपको लोकल रजिस्ट्रेशन ऑफिस को विजिट करना होगा। और लोकल रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा? जहां आपका टैक्स ऑफिस होगा। तो जो आपका टैक्स ऑफिस होगा, वहां पे जैसे लाहौर में जाए ना, जो मौज दरिया रोड पे ऑफिस है, तो वहां से टैक्स ऑफिस की बिल्डिंग में जाए तो राइट साइड पे ना, वहां पे एनटीएन सेल वाले बैठे हुए हैं। सामने फैसिलिटेशन डेस्क वाले बैठे हैं, उसके राइट साइड पे एनटीएन वाले बैठे हुए हैं। तो वहां पे क्या है? वो शाहिद साहब हैं आई थिंक, वो डील करते हैं इसको, या अली साहब हैं या शाहिद साहब, दो में इसको ये कहें।
तो वो इसको डील करते हैं। तो वो उनको लोकल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आप अपनी क्यूरी, अपना प्रॉब्लम उन्हें बताएं तो वो उसको एड्रेस कर देते हैं। वो बात बात आपसे आपसे क्या कहते हैं, आपका सीएनआईसी नंबर मांग लेते हैं, सीएनआईसी देख लेते हैं आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए। तो वो आप उन्हें बता दें कि ये मेरा ही सीएनआईसी नंबर है और ये मेरा ही मोबाइल नंबर है, लेकिन क्या है, मेरे क्रीडेंशियल आईरिस में अपडेटेड नहीं है। तो आप क्या करें, ये मेरे क्रीडेंशियल ठीक कर दें। तो वो फिर अपने पोर्टल से उनको बैक एंड पे एक्सेस होती है, तो वो उसको ठीक कर देते हैं। ठीक है जी, उसका जाना जरूरी है। एक्सक्यूज मी सर। सर ये जी, वो एक बंदा मिसाल के तौर पे एक लॉयर है, वो अपने क्लाइंट का कराने चला जाता है, तो वो कहते हैं कि आपको क्या, आपके पास क्या अथॉरिटी है ठीक कराने की, आप, मैं कैसे मान लूं कि आप उसके लायर हैं। फिर बाज़ औक़ात कुछ ऑफिस में ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि आप जिस बंदे का ठीक कराना है तो उससे बात करा दें, आप मुझे उसका सीएनआईसी ओरिजिनल दिखा दें, उसकी कॉपी दिखा दें, जो अपना वकालतनामा दिखा दें जिसने उसने आपको अथॉरिटी लेटर दी हुई है कि आप इसका चीज़ें ठीक कर लें। और बाज़ औक़ात वो कहते हैं कि आप व्हाट्सएप पे मुझे मेरी उससे बात करा दें, व्हाट्सएप पे मेरी उसके फेस के साथ बात करा दें, मुझे उसका सीएनआईसी नंबर दिखाएं ताकि मैं उससे बात कर सकूं, उसका सीएनआईसी दिखाएं कि आप वो वही बंदा है जिससे मेरी आप बात करा रहे हैं। ठीक है ना। तो हमारे यहाँ बात को फ्रॉड वगैरह इस तरह की चीजें क्या होता है, स्कैम्स काफी ज्यादा होते हैं, तो वो अपनी ऑथेंटिसिटी को उसकी एस्टैब्लिश कर, उसके क्रीडेंशियल्स एस्टैब्लिश करने को इस तरह के आपसे रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। सही। और सर ये रेफरेंस नंबर ही इनकम टैक्स नंबर होता है? जी, रेफरेंस नंबर नहीं, रेफरेंस नंबर उनका कोई अपना डॉक्यूमेंट होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका एनटीएन नंबर होता है। तो आपको मतलब कि कहाँ आपका जाना पड़ेगा, क्या होता है, लोकल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। ये टैक्स ऑफिस में एक उनका सेक्शन है रजिस्ट्रेशन वालों का, डेस्क में जहाँ एनटीएन सेल होता है ना, उसके उसके अंदर ही यूजली बैठे होते हैं। पिंडी में जाएंगे तो वहां पे शहरी चौक के पास करके ऑफिस है, और वहां पे राइट साइड पे जाएंगे तो वहां पे भी वो बैठे हुए हैं सीढ़ियों के साथ करके, और इधर जो है वो एनटीएन सेल में बैठे हुए हैं। लाहौर ऑफिस, टैक्स ऑफिस गए? नहीं। कौन नहीं गया अभी तक? आप नहीं बिल्कुल सर, नहीं मैं गए, भी। कभी भी नहीं गए? चलें आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू करें यार, जब अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएंगे ना तो फिर जाइएगा। ठीक है? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इस तरह आपका क्या होगा, एनटीएन बन जाएगा। तो फिर आपके पास क्या आएंगे, क्या आएंगे, अब आपका एनटीएन बन गया। जी। अब आपका अब आपका एनटीएन बन गया। अब आपने क्या करना जी। है, उस एनटीएन के ऊपर क्या करना है, बिजनेस नेम। बिजनेस नेम ऐड करना है ना। जी। जी, एक और तरीका भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैं अपनी प्रॉपर्टी सेल करने गया हूँ किसी को रजिस्ट्री ब्रांच में, तो वो वहाँ पे बैठे होते हैं, वो क्लाइंट से आईडी कार्ड ले लेते हैं, कहते हैं जी हम आपकी फीस बचाते हैं, आपको जनाब हाँ टेम्परेरी एनटीएम रजिस्टर करते हैं, वो उसका ना मेल लेते हैं ना नंबर लेते हैं, वो उसका एनटीएम बन जाता है। जी, उनके ना ये कुछ माल प्रैक्टिसेस हैं कुछ लोगों की ना, ये जो पोर्टल आईआरएस को मैनेज कर रहे होते हैं ना लोग, इसकी ये पाकिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी लिमिटेड कंपनी है जो प्रॉल को मैनेज कर रही है। तो हमारे यहाँ हम जुगाड़ लगाना और चोर दरवाजा निकालना तो हम इसमें माहिर है ना। नहीं, मैं नहीं सिखाऊंगा। हाँ? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। हम आपको यहाँ पे कोई माल प्रैक्टिसेस नहीं सिखाएंगे। जी? कुछ चीजें जो होती है ना, दरिया में कैसे तैरते हैं, छलांग लगा के देखना पड़ता है। जब प्रैक्टिस में जाएंगे बहुत सारी आपको एस्टोनिशिंग फैक्ट्स मिलेंगे, आपको मिलेंगे, दरिया में जो है ना हैरान कुन छलांग लगा फैक्ट्स मिलेंगे। दरिया में छलांग लगा के देखा था, इनकम टैक्स अपना खुद जो है ना वो रजिस्टर किया था, लेकिन उसके बाद कोई पता नहीं था कि इसको देखना कहाँ से है, नंबर कौन सा है, क्या चीज है, ये कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, कैसे होगा, इन्फॉर्मेशन कहाँ से नजर आएगी, कुछ नहीं था पता। सिर्फ ये पता जी एनटीएन बन गया है, उसके अलावा कुछ नहीं था पता। हाँ तो हथेली पे सरसों नहीं उगती ना, आहिस्ता आहिस्ता चीजें पता लगती हैं। बिल्कुल। हम तो कहते हैं कि हमारा बेटा पैदा हुआ और ये पहले दिन ही क्या करे, बाहर की फॉरेन यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके आ जाए, और मैं ऐसे क्या करूँ, अपनी दुकान पे बैठा दूं। चीजों को स्टेज पे जाने में टाइम लगता है। जी सर। तो आपने इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जो नेचुरल तरीका है आपने उसी के थ्रू चलना है, कानून फितरत के साथ साथ ही चलना है। ठीक है। अब बिल्कुल। हमने क्या करना है, बिजनेस नेम ऐड करना है, किसके ऊपर, एनटीएन के ऊपर। एनटीएन के पास आपके पास दो तीन चीजें आ गई हुई हैं, कौन कौन सी, आपके पास आईरिस के क्रीडेंशियल्स आ गए हुए हैं, आपका यूजर आईडी जो आपका सीएनआईसी नंबर होगा, और दूसरा पासवर्ड एफबीआर की तरफ से आपको आ चुका होगा, और तीसरा
पिन भी आपको आ चुका होगा। तो वो आप चीजें लेके कहाँ चले जाएंगे? आयरस के ऊपर। और आयरस में क्या है, इस पोर्टल पे आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे? पोर्टल पे। कंपनी के एक्टिव और हम डालते नहीं जब कंपनी में जाएंगे बात करेंगे। बिजनेसमैन। जी, बिजनेस नेम अलग है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप बनाना। ये सोल प्रोप्राइटरशिप एस्टेब्लिश कैसे होती है? कैसे होती है? एनटीएन के ऊपर अपना बिजनेस नेम ऐड करके। क्या करके? एनटीएन के ऊपर बिजनेस। अपना। सारा कोर्स इसी तरह प्रैक्टिकल होगा या मतलब थ्योरेटिकल भी करवाएंगे? जी, ऐसा ऐसा तो जहां हम लॉ पढ़ना होगा ना, लॉ पढ़ेंगे भी और चीजें पहले उसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी लेंगे। और जहां आपको प्रोसीजरल लॉ से पढ़ने से ज्यादा आपको जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है वहां पे भी इक्वली एम्फसाइज होगा। इंशाल्लाह। अच्छा, इस कोर्स में सिर्फ इनकम टैक्स को ही हम डिटेल से पढ़ेंगे? आप ओरिएंटेशन क्लास ले लीजिएगा, उसमें सारी बातें डिटेल में डिस्कस हुई हैं। ये अब अपने क्रेडेंशियल एंटर करेंगे तो आपके पास इस तरह का क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोर्टल ओपन हो जाएगा। इस पोर्टल को देखें। आपको यहाँ पे क्या मिल रहा होगा? एक यहाँ पे इनबॉक्स मिल रहा होगा। क्या होगा? इनबॉक्स। इनबॉक्स में जो भी एफबीआर की तरफ से कम्युनिकेशन आती है, क्या आती है? एफबीआर की तरफ से जो भी आपको कम्युनिकेशन आती है, किसकी तरफ से? एफबीआर की। तो वो आपको किस में आती है? इनबॉक्स में आती है। और जब आप कोई भी एक्टिविटी, कोई काम कर रहे हो, रिटर्न फाइल कर रहे हो, अभी सबमिट नहीं करे, अभी सबमिट नहीं करिए, प्रिपेयर कर लिए, कुछ डाटा एंटर कर लिया, उसको अपने पास सेव करके रखा, वो कहाँ पे प्रिपेयर होगा? ड्राफ्ट में। यानी अभी ये काम आप एक्टिविटी कर रहे थे, अभी आपने इसको सबमिट नहीं करा, सिर्फ अभी आपने काम क्या करके रखा है? रेडी कर लिया। किसी को रिव्यू कराना है, किसी से कोई चीज वेरीफाई करानी है, आपने जितनी आपके पास इंफॉर्मेशन थी वो चीज आपने एंटर कर ली, बाकी कुछ चीजें आपके पास अभी एंटर करना बाकी है। तो वो आपके पास चीज एक्टिविटी कहाँ आ जाएगी? ड्राफ्ट में। और जब आप उसको सबमिट कर देंगे तो फिर वो कहाँ चली जाएगी? आउटबॉक्स में। कहाँ चली जाएगी? आपके टेबल से उठ के आपके कंसर्न टैक्स ऑफिसर के पास चली जाएगी। आपके टेबल से उठ के टैक्स ऑफिसर के कंसर्न टैक्स ऑफिसर के टेबल पे चली जाएगी। और जब वो उसको रिव्यू करेगा, ओके करेगा, ग्रांट करेगा, तो फिर किस में आ जाएगी? कंप्लीटेड टास्क में। किस में आ जाएगी? कंप्लीटेड टास्क में। कंप्लीटेड टास्क में कौन सी चीजें होती हैं? जिन पे हम काम कर चुके हुए हैं, अपने रिटर्न्स फाइल कर दिए हैं, वो किस में आएंगे? कंप्लीटेड टास्क में। मैंने कोई और एक्टिविटी करी, वो मैंने कंप्लीट कर ली, सबमिट कर दी, और मुझे उस पर एसपीआर का रिस्पॉन्स आ गया, वो किस में होगी? और मुझे कोई नोटिस आया मुझे एफबीआर की तरफ से, वो किस में आएगा? इनबॉक्स में। उस एफबीआर के नोटिस को मैंने रिस्पॉन्ड कर दिया, वो कहाँ चला जाएगा? अगर मैंने उसको सबमिट नहीं किया, उस पर काम किया, वो कहाँ चला जाएगा? ड्राफ्ट में। और ड्राफ्ट के बाद जब मैं उसको सबमिट कर दूंगा तो आउटबॉक्स में। और फिर उसके बाद कंप्लीटेड टास्क में। तो ये इस तरह साइकिल, इसका फ्लो चल रहा होता है ट्रांजेक्शन का। अच्छा, ये आपके पास एक एक तो ये एरिया आ गया। और इसके ऊपर आप एक और ये एरिया देखें, आपको यहाँ पे भी एक लाइन नजर आ रही होगी। अच्छा, इसमें क्या हुआ? ये आपको रजिस्ट्रेशन की टैब नजर आ रही होगी। आपने कोई एप्लीकेशन देनी है, वो सारी चीजें इसमें कहाँ डिपिक्ट हो रही होंगी? फॉर्म्स और एप्लीकेशन कहाँ डिपिक्ट हो रहे होंगे? इस रजिस्ट्रेशन वाली टैब में। डिक्लेरेशन वाली में रिटर्न टैबलेट्स हो रहे होंगे। और इसमें एसेट डिक्लेरेशन जो एमनेस्टीज वगैरह आई थी, या अगर रेक्टिफिकेशन के टैब है, अगर अपील फाइल करनी हो कमिश्नर अपील को तो यहाँ से फाइल होती हैं। रिफंड क्लेम करना हो तो उसके लिए ये टैब है। विद होल्डिंग एडवांस टैक्स की फाइलिंग के लिए ये वाला टैब है। ये बाद में पेमेंट्स का टैब है कि अगर आपने करेक्शन ऑफ नेम वगैरह करवाना हो इधर से एडिशन के लिए। ज्यूरिसडिक्शन क्या है? पहले ही आपको ज्यूरिसडिक्शन जो होती थी, आपको फिजिकल ऑफिस जाना पड़ता था और एफबीआर के हेडक्वार्टर में एप्लीकेशन देनी थी। अभी ये इन्होंने टैब अनेबल कर दी है। फिर ये कुछ सेल टैक्स से रिलेटेड चीजें हैं, और ये इनका आईआरएस है, आईआरएस इनलैंड रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम। और ये इन्वाइस मैनेजमेंट सिस्टम है, और ये आगा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो ये ऊपर वाली टैब होगी। अभी हमारा कंसर्न क्या है कि हम अपने किस क्या करना है? एनटीएन के ऊपर क्या करना है? बिजनेस नेम ऐड करना है। क्या करना है? बिजनेस नेम ऐड करना है। जब हमने हमारा एनटीएम किसने बनाया था? किसने बनाया था? कमिश्नर ने। उसको ये पावर किसने दी? इनकम टैक्स के सेक्शन 181 में दी।
किसने दी? 181 ने दी। किसने दी? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 181 में दी। तो अब आपको जहां जब इस रजिस्ट्रेशन में जाएंगे तो यहाँ आपको एक 181 का ही फॉर्म नजर आ रहा होगा। कौन सा? 181 का फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर मॉडिफिकेशन। किस सेक्शन के तहत कर रहे हैं? किस सेक्शन के तहत? ये आपको कहां में मिलेगा? फिर फॉर्म में जाएंगे और फिर दिस दिस। पहले आप रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म में, फॉर्म के बाद ये वाला 181 का मॉडिफिकेशन वाला फॉर्म। इस पे आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा? आप अब क्या कर रहे हैं? हम कर क्या रहे हैं? एनटीएन के ऊपर बिजनेस नेम ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बिजनेस नेम ऐड कर रहे हैं। तो ये आपसे टैक्स ईयर पूछेगा, तो आप इसको टैक्स पीरियड 25 लिख दें। आपके सामने ये 181 का फॉर्म ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 181 का फॉर्म ओपन हो जाएगा। 181 से बात क्या है? 181 से क्या हो रहा है? सेक्शन 181 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इस तरह आपके पास क्या होगा? 181 का फॉर्म मॉडिफिकेशन के लिए ओपन होगा। अब हमें इसमें करना क्या है? बिजनेस नेम ऐड करना है। जी आप क्या कह रहे थे? जो ऊपर वाले टैब्स आपने बताए थे इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। जी करेंगे, जब अपने अपने रेलेवेंट एरिया में जाएंगे। जी मेरी मॉडिफिकेशन किस चीज की है? जी मॉडिफिकेशन वाला फॉर्म है जी। ये किस चीज की मॉडिफिकेशन है? अपने एंटीन की मॉडिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं हम? नहीं, हम बिजनेस कर क्या रहे हैं? पढ़ क्या रहे हैं? बिजनेस नेम ऐड करना। वो नीट करने के लिए क्या करेंगे? इस फॉर्म के थ्रू अपना बिजनेस नेम ऐड करेंगे ना, 181 का फॉर्म एंटर करेंगे ना। यानी अपनी प्रोफाइल में मॉडिफिकेशन ही कर रहे हैं ना, प्रोफाइल में मॉडिफिकेशन ही कर रहे हैं तो एनटीएन बिजनेस नेम ऐड कर रहे हैं ना। एनटीएन तो हमारा ऑलरेडी बना हुआ है ना। आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे? टैब्स मिलेंगे। 181 फॉर्म में क्या मिलेंगे? अच्छा, एक टैब आपको ये मिलेंगे और एक टैब ऊपर वाले मिलेंगे। जब आप अपना काम सेव करके रख लेंगे तो कहाँ चला जाएगा? ड्राफ्ट में। कहाँ चला जाएगा? जब आप सबमिट कर देंगे तो क्या होगा? क्या होगा? आउट बॉक्स में। और जब सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के लिए आपके पहले आपके पिन अप्लाई होती है। क्या होती है? पिन अप्लाई होती है। और पिन आपकी क्या होती है? ऐसी ही होती है जैसे आपके डिजिटल सिग्नेचर। पिन क्या होती है? और पिन का एब्रीविएशन क्या है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। वो ऐसे ही होता है जैसे आपके डिजिटल सिग्नेचर होते हैं। जैसे आपने पेपर पे साइन करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉनिक क्या करते हैं? पिन अप्लाई करते हैं। डॉक्यूमेंट पे साइन करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिकली क्या करते हैं? सबमिट करते वक्त पिन अप्लाई करते हैं। अच्छा, एक ऊपर वाले टैब मिलेंगे और दूसरे क्या होंगे? ये नीचे वाले टैब होंगे। पहले वाले टैब कौन सा आ रहा है? पर्सनल। इसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स आ रही होंगी। फिर प्रॉपर्टी, कि आपका एड्रेस क्या है। फिर बिजनेस। अब हमने करना क्या? बिजनेस नेम ऐड करना है। क्या करना है? बिजनेस नेम ऐड करना है। तो अब बिजनेस नेम ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे? आपको यहाँ पे प्लस का साइन नजर आ रहा है? प्लस का साइन नजर आ रहा है? इस पे क्लिक करेंगे तो क्या कर रहा है? ऐड न्यू बिजनेस डिटेल्स। क्या करें? ऐड न्यू बिजनेस डिटेल्स। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपके बिजनेस का नाम क्या है। तो मैं कह रहा हूँ सफदर लॉ एसोसिएट्स। अच्छा, आपने ये बिजनेस कब एक्वायर करा? मैं सोच रहा हूँ कि जी मैंने 1 दिसंबर को काम शुरू किया। किस कैपेसिटी में? दायरा मैं इसका ऑनर हूँ बिजनेस का। अच्छा, अब आपने क्या करना है? एक्टिविटी लिखनी है। क्या करनी है? अब आपको ये नजर आ रहा है ऐड एक्टिविटी। आप क्या काम कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आप क्या काम कर रहे हैं? तो मैं इसमें क्या लिखूंगा? ऐड एक्टिविटी। तो ये आपको यहाँ पे एक्टिविटी के लिए ओपन कर देगा। अच्छा, तो ये आपने पहले सबसे क्या करना है ऊपर कि ये मेरी प्रिंसिपल एक्टिविटी होगी। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? सर्च के ऑप्शन पे टाइप करेंगे तो एक्टिविटी को क्या करेंगे? सर्च करेंगे। क्या करेंगे? सर्च करेंगे। ये कितने पेजेस हैं? 64 पेजेस हैं। क्या करेंगे? 64 पेजेस हैं।
अब मैं क्या करूंगा कि मैंने लीगल सर्विसेज देनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एंटर सर्च करूंगा, तो ये मुझे सर्च कर देगा। तो आपने जो भी बिजनेस ऐड करना होगा, कोशिश कीजिएगा जहां वो एग्जैक्टली हो, नहीं एग्जैक्टली तो उसका नियरेस्ट हो। मिसाल के तौर पे एग्जैक्टली क्या होगा, बहुत बात होता है कि हम कोई केमिकल में कह देते हैं कि हम केमिकल में प्रोवाइड करते हैं, बात को जो आप काम कर रहे हो तो वो केमिकल में भी एक स्पेशलाइज केमिकल होता है, तो वो आपको स्पेशलाइज केमिकल नहीं लिखा होगा, तो जो आपके पास नियरेस्ट उसकी एक्टिविटी होगी ना, तो आपने वो सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है। जैसे कोई सर पेट्रोकेमिकल में काम कर रहा है, तो कोई कोई स्पेशलाइज केमिकल्स में काम कर रहा है, तो आपको जो आपकी एक्टिविटीज के नियरेस्ट होगी आपने वो एक्टिविटी सेलेक्ट कर लेनी है। एक्सक्यूज मी सर। ओके जी। सर अगर हम कोई जैसे हम देखते हैं कि इंटरप्राइज लिखा होता है तो उन्होंने भी स्पेसिफिक एक्टिविटी तो नहीं जाहिर की होती, लाइक ट्रेडर्स हो गए या फिर इंटरप्राइज लिखा होता है, तो हम तो कोई जो ऐसा भी आपके अपने कोई ट्रेडर्स एग्रीकल्चर ट्रेडर्स क्या इस्तेमाल करते कर। हैं, एक मार्केट से चीजें लेते हैं, दूसरी मार्केट में परचेज सेल कर देते हैं ना, तो आप जिस जी आइटम के ट्रेडर्स होंगे आप वो आइटम सेलेक्ट कर लीजिएगा। जब आप कुछ भी सही नहीं है है। तो जनरल ऑर्डर से बाहर सेलेक्ट कर लीजिएगा। सही। इसको सर्च करेंगे तो आपको जनरल ऑर्डर से बाहर आ जाएगा। तो ये 64 पेजेज है, तो जो आपकी रेलिवेंट एक्टिविटी होगी ना जिसमें आपने बिजनेस करना होगा, तो वो आप रेलिवेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो बाद बात क्या होता है, कभी कोई हार्डवेयर की चीजें हो तो आप जैसे लाइटिंग है, आप लाइटिंग को इस तरह करके देखेंगे, सर्च करेंगे तो आपको इस तरह चीजें सर्च कर देगा। तो जो आपकी नियरेस्ट होगी ना, तो आपने वो सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे अभी केमिकल को देखें, जो भी आपकी एक्टिविटी होगी, तो ये देखिए केमिकल में कितनी सारी चीजें उसने दी। ठीक है। पेट्रोलियम है सर, वो भी इसी तरह जी, जो भी आपकी एक्टिविटी है सारी एक्टिविटीज आ रही, कितने पेजेस हैं, 64 पेजेस है ना। तो अभी हमने जो लीगल एक्टिविटी रखा, तो हम इसको लीगली एक्टिविटी कर लेते हैं, सर्च कर लेते हैं। और वो एक्टिविटी हमने क्या कर लेनी, यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। क्या कर लेनी है, सिलेक्ट कर लेनी है। जब हम सिलेक्ट करेंगे तो ये चीजें ऑटोमेटिकली फिल कर देता है, जो जितने पे स्टैटिक्स आए हुए हैं। अब स्टैटिक किस पे है, स्टार्ट डेट पे, हमने कब बिजनेस स्टार्ट करा, तो 1 दिसंबर को। तो हम सिलेक्ट कर लेंगे, तो क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। तो ये आपके पास यहाँ पे आपकी बिजनेस एक्टिविटी ऐड हो गई। क्या हो गई, आपके बिजनेस नेम के ऊपर बिजनेस एक्टिविटी ऐड हो गई। क्या हुई, ऐड हुई। आप इस एक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट करके नई एक्टिविटी भी ऐड कर सकते हैं। ये तो इसमें प्रोसेस है। अभी जो प्रोसेस कर रहे हैं, आपको लगा कि मैंने गलत एक्टिविटी अभी कर ली, मैंने सबमिट नहीं करा, तो आप इसको यहाँ से अमेंड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और इसको डिलीट करके नई एक्टिविटी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, सर बात क्या बात ऐसा करें, होता है कि वो एक्टिविटी अगर शो ना हो रही हो तो फिर। फिर आपकी जो नियरेस्ट एक्टिविटी है आपने वो एंटर कर लेनी है। तो ये तो प्रिंसिपल एक्टिविटी थी, इसके अलावा हम मजीद भी एक्टिविटी जी इतनी मर्जी एक्टिविटीज ऐड कर लें, लेकिन आपको उधर एक एक्टिविटी एक ही बार तो ऐड करनी पड़ेगी, वहां पे एक एक्टिविटी लिखी हुई जी, प्लस प्लस करते जाना। ये देखें आपका नाम आ गया। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्या करना है, बिजनेस एड्रेस ऐड करना है अपना। क्या करना है, ये आपका बिजनेस नेम ऐड हो गया। अभी अपने फॉर्म 81 सबमिट नहीं करा, अभी सिर्फ उसको फिल करना सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसको फिल करना सीख रहे हैं। हमने इसका नाम एंटर कर लिया, बिजनेस एक्टिविटी एंटर कर ली। अब क्या करना है, यहां से ये दूसरे का काम करना है, अपने बिजनेस एड्रेस को इसके साथ लिंक करना है। क्या करना है, बिजनेस एड्रेस को इसके साथ लिंक करना है। तो अब आपने ये नीचे वाले प्लस बटन पे साइन कर क्लिक करना है। तो अब आपने देखना है कि आपके पास क्या इसी के साथ लिंक करना है, या आपने कोई नया बिजनेस ऐड करना है। आपने कोई बिजनेस एड्रेस यहाँ पे नया ऐड करना है, तो आप अगर प्रॉपर्टी में ऐड कर देंगे कि मैं फलां, मेरी दुकान फलां जगह वाक़ है, जो मेरा ऑफिस फलां जगह वाक़ है, तो मैं उस वजह से वहां पे काम कर रहा हूँ। और अगर आपने जो नेम ऑलरेडी आपका एड्रेस सेंटर हुआ, तो आपने इसको क्लिक करना है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर आपने इसको सिलेक्ट नहीं करना, आपने कहता है कि मेरी जो है ना दुकान अलग है, तो आप उसको ऐड अदर प्रॉपर्टी में क्लिक करेंगे, तो आपसे पूछ लेगा कि आपने किस कैपेसिटी में है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है। मेरे में यूनिट फिल करना मैंडेटरी नहीं है, मैं कहता हूँ मेरी दुकान जो है ना प्लाजे में है। इधर गया, ऑफिस नंबर 123 गुल प्लाजा, बरकत मार्केट, सिविक सेंटर। और फिर सिटी क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो आपका रेलिवेंट टाउन होगा वो सिलेक्ट कर लें, अदरवाइज आपका जो जनरली आ रहा होगा वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपने सिटी सेलेक्ट कर लिया कि आप इस कैपेसिटी में क्या होंगे, टेनेंट होंगे।
आप इसका 1% शेयर लिख दें और फिर क्या हो गया, आपकी चीजें एंटर हो जाएंगी। अब आप इसको क्या करेंगे, ओके करेंगे, तो ये आपके पास यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी ऐड, बिजनेस एड्रेस ऐड हो गया। अब आप इसको क्या करेंगे, अपने बिजनेस नेम के साथ लिंक करेंगे। क्या करेंगे, लिंक करेंगे। अब आप इसको इसके साथ ये बॉक्स आ रहा है, आप इसको क्लिक करके ओके का बटन क्लिक करेंगे तो ये आपका बिजनेस ऐड हो गया। अब आपका बिजनेस नेम ऐड हुआ तो ये कैसे देखेंगे आप, ये आपको नाम नजर आ रहा है ना, जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हाथ बन जाता है। आप इसके ऊपर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये नीचे क्या होगा, डिटेल्स आ जाएंगी। क्या आ जाएगी, जब आपके नाम के ऊपर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो नीचे जो आपने बिजनेस एड्रेस लिखा होगा वो नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बिजनेस एड्रेस नीचे आ जाएगा। इस तरह आपका फॉर्म 181 क्या हो गया, पूरा हो गया। अच्छा, अब आपने इसे सेव करके रख लिया कि आपके पास चीजें सेव हो गई हैं। क्या हो गई हैं, सेव हो गई। अब आपने कहाँ आ जाना है, अटैचमेंट में। कहाँ आ जाना है, सर अटैचमेंट में। अटैचमेंट में आने के बाद क्या करेंगे, वो आपसे पूछेगा कि आपके पास 181 की फॉर्म की एविडेंस है, इसको बेशक अटैच कर दें, रजिस्ट्रेशन अभी अभी ना करें। अच्छा, आपसे पूछेगा कि जो आपके बिजनेस प्रेमिसेस है आपके पास इसका रेंट एग्रीमेंट है, तो आपने रेंट एग्रीमेंट स्कैन किया होगा, तो वो आपने क्या कर देना है, यहाँ पे जहाँ फाइल पड़ी होगी वहां से उठा के इसको अटैच कर देना है, जहाँ आपने फाइल सेव करके रखी हुई होगी वो फाइल आपने यहाँ पे अटैच कर देनी है और ओके कर देना, तो ये सारी क्या होगी, अटैच हो जाएगी। क्या हो जाएंगी, अटैच हो जाएंगी। इसमें आपको इतना कमार्शन की देता है कि अगर आपके पास एक्चुअली नहीं है ना अभी आपकी चीजें, तो आप एक ब्लैंक पेज को भी अटैच कर देंगे ना तो उसको भी एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि आपके पास वो चीजें पहले से स्कैन में हुई हो, आपके पास सर रेंट एग्रीमेंट पहले से स्कैन हुआ हो, आपका बिल जो यूटिलिटीज के बिल है वो 3 महीने से पुराने ना हो, वो आपने स्कैन करके रखे हो, वो आप उसमें अटैच करें। और अगर एक्सक्यूज मी नहीं है सर। तो अभी आपके पास रुक जाए ना, जी अभी जी। आपके पास नहीं है तो क्या करेंगे, आप इसको ब्लैंक पेज भी अटैच कर देंगे तो तब भी इसको एक्सेप्ट कर लेगा। और बाद में जब आप इसे सबमिट करने जाएंगे तो वो आपको क्या करेगा, बगैर अटैचमेंट सबमिट करने की ऑप्शन नहीं देता। तो आपके पास एक एक ऑप्शन के तौर पे आप इसमें क्या कर सकते हैं, ब्लैंक पेज भी अटैच कर लेते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। आइडली क्या है, अच्छी बात क्या है, आपके पास यूटिलिटीज के बिल रेंट एग्रीमेंट आपके पास हों, और अगर नहीं है तो आप उसको ब्लैंक पेज के तौर पे एंटर करके भी यहाँ पे अपना फॉर्म 181 का फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। जी बताइए क्या बात है जी। सर क्वेश्चन मैं ये कर रहा था कि अगर तो बिजनेस की जो प्रेजेंस है वो ऑनलाइन है तो फिर। घर से तो कर रहे होंगे ना, कहीं सेटअप तो रखा होगा ना, ठीक है जब ठीक है, पब्लिक पार्क समझ में बैठ के काम कर रहे हैं। समझ आ गई समझ आ गई, ठीक है। जी, ऑनरशिप में आपने जो भी कैपेसिटी हो आपने वो कैपेसिटी सिलेक्ट कर लेंगे, ना भी करें, लेकिन आप उसका जो फर्स्ट पेज कर लें, ब्लैंक पेज अटैच कर लें, वो आपको बिना अटैचमेंट के ना आपको एक्सेप्ट करने की इजाजत देता। जी जी, ब्लैंक पेज अगर अटैच करेंगे तो बाद में कोई इशू नहीं, बाद में नहीं पूछता। और अगर क्लाइंट ने ऑफिस अभी सेटल किया है और उसके पास 3 महीने के बिल अभी है ही नहीं, मैंने इसलिए कहा ना, आप उसको ब्लैंक पेज के तौर पर भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, बाद में वो आपसे मांगे तो आप उन्हें अपडेटेड कर दीजिएगा। जी, और फिर ब्लैंक पेज की एक्सक्यूज वजह मी से सर। दूसरी चीज करते नहीं अगर वो फर्क नहीं पड़ता वो। क्या, मैं कह रहा हूँ ब्लैंक पेज भी क्यों नहीं फिर हम सिर्फ अटैच कर देते हैं। आपको एक आसानी का तरीका बता दिया, एक अल्टरनेटिव के तौर पे। असल काम तो वही है ना जो आपने करना है, उसका मैं आपको अल्टरनेटिव बता रहा हूँ। आपने अल्टरनेटिव को प्रिंसिपल नहीं बना लेना। सर भाई कहते हैं कि जो फादर के नेम पे है घर, यानी कि अपने घर पे बैठ के काम कर रहा है, तो उसका पहले पेज लगा दे अटैच कॉपी, हाँ, कोई इशू नहीं। पहले हमने टेनेंसी का ऑप्शन या फिर वो नहीं फिर ऑनरशिप का हाँ, फिर ओनरशिप का करेंगे अगर मैं अपने ही घर से कर रहा हूँ ना। जी, फादर की भी ऑनरशिप पे करेंगे। क्या करेंगे, अगर फादर की प्रॉपर्टी है फिर ऑनरशिप का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। आपने अपना कमर्शियल एड्रेस बताया, जी जी। आपने उसको बताया कि मैं इसमें टेनेंट हूँ या ऑनर हूँ। जो आपकी कैपेसिटी होगी, अगर आप टेनेंट होंगे तो आप टेनेंटेंसी एग्रीमेंट दे देंगे, अगर ऑनरशिप में होंगे तो आप अपना बता देंगे। ऑनरशिप ना भी दें तो मैंने आपको अर्ज किया कि वो आप अपना ब्लैंक पीडीएफ भी अटैच कर दें तो उसको एक्सेप्ट कर ले। जो भी एक्विजिशन डेट होगी आपने वो एक्विजिशन डेट लिख देनी। हाँ, वो टैक्स की बात नहीं है, मैं आपको सिर्फ ऐड करना बता रहा हूँ कि आपने ये बिजनेस एक्टिविटी कब से स्टार्ट करना शुरू करी। टैक्स की इम्प्लीकेशन कि टैक्स कितना देना पड़ेगा, टैक्स कैसे रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे, कितने रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे, तो बात की बात है। अभी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, एनटीएन के ऊपर क्या कर रहे हैं, बिजनेस नेम ऐड कर रहे हैं। किस लिए, सोल प्रोप्राइटरशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए। जी सर एविडेंस विद 181 ये दोबारा पॉइंट समझाते हैं। जी, रुक जाए जी। जब बिजनेस नेम ऐड करेंगे जी, तो उसको कहते हैं हमारा एंटिन है वो एक्टिव होना लाजमी है कि नॉन एक्टिव भी हो जाएगा नेम ऐड। आपके पास एनटीएन पर फाइल होना जरूरी है, आपके पास क्रीडेंशियल एंटर होना जरूरी है। ठीक है। इसका एक्सक्यूज एक्टिव मी है, सर।
होना जरूरी नहीं है। जी, और ये आप क्या कह रहे थे ऑनलाइन? सर सर एविडेंस विद 181 ये समझा दे पॉइंट, ये इसमें क्या ऐड फॉर्म है किया? जो उन्होंने अपना मारा हुआ कि आपने फॉर्म 181 के साथ अगर आपकी एविडेंस की मॉडिफिकेशन है तो आपने उसमें वो बता देनी है। मिसाल के तौर पर अपना यहाँ लेटर हेड अटैच कर सकते हैं कि जी मेरे बिजनेस का लेटर हेड है, ये मेरी मॉडिफिकेशन है कि जो मैंने अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया हुआ है। सर ये काइंडली लिंक को भी जरा दोबारा सा एक्सप्लेन कर दें। किसको? लिंक को। लिंक की ऑप्शन ये होती है कि अगर आप टैक्स पेयर और अपने अपने कंसल्टेंट के साथ लिंक कराना है अपने आप को, या आप एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर के साथ लिंक कराना है तो उसके साथ लिंक कर सकते हैं आप अपने आप को। सर अगर हम कोई ऑनलाइन काम करते हैं अपने घर में बैठ के, जी, तो हम अपने घर के बिल भी यानी कि उनको दे सकते हैं। आप अपने घर का एड्रेस यानी दे दें। जी, अपने बिजनेस एड्रेस के लिए अपने घर का एड्रेस दे दें। जी। और जो बिल होंगे जी। बिजली के, जो बिजली के बिल होंगे वो फिर। जी, वो भी अटैच कर दें अगर आप करना चाहते हैं तो। जी। सर एड्रेस सेम ऐड हो गया, जी। उसके बाद क्लाइंट ने ऑफिस चेंज कर दिया, वो जी, एड्रेस 181 का फॉर्म आप दोबारा अपडेट कर लें इसी प्रोसेस में। दोबारा इसी प्रोसेस में अपडेट, इसी प्रोसेस में दोबारा 10 बिजनेस ऐड कर लें इसी प्रोसेस के थ्रू। पहले वाला रिमूव हो जाएगा। अगर आप करना चाहें तो कर लें, अगर उसको डीलिंक करके अपना नया वाला अपडेट करना चाहते हो उन्हें। देखिए, जब आप इसको लिंक करने गए थे यहाँ पे बिजनेस में गए थे ना, तो यहाँ पे आके एक्टिविटी के साथ हमने क्या करा था, इसको इसके साथ लिंक करा था ना। अनचेक कर देंगे तो वो हाँ, वो अगली फॉर्म में जाएंगे तो आप उसको डीलिंक करके जो नए के साथ लिंक करना होगा उसके साथ लिंक कर लो। जी, और बिजनेस क्लोज करना है तो वो सर पहले बना तो लें, क्लोज भी कर लेंगे। बना तो लें, पहले क्लोज भी कर लेंगे। हैं? सारा कुछ एक दिन में सीख लेना है। हाँ? बहुत जल्दी है। अभी आप क्या करेंगे, ये चीजें सबमिट करके क्या करेंगे, अटैच करके क्या करेंगे, सबमिट करेंगे तो चीजें कहाँ चली जाएंगी, ड्राफ्ट से कहाँ चली जाएंगी, कहाँ, आउटबॉक्स में। और आउटबॉक्स को आप थोड़ी देर बाद लॉग आउट करके लॉग इन करेंगे तो आपका फॉर्म क्या होगा। फिर ये अटैचमेंट तो ये बैंक वाली क्या अकाउंट चीज थी जो आप कह रहे थे कि अटैच करना में? आप अपना लेटर हेड अटैच करते हैं इसमें। जी। तो ये बैंक अकाउंट किसी को रहता है मतलब जी, बैंक अकाउंट का अभी आपका नाम ही नहीं बिजनेस होना तो बैंक अकाउंट कहाँ से खुलेगा। वो बाद में मॉडिफिकेशन जब करेंगे तो फिर बैंक अकाउंट अटैच कर दीजिए किसी नाम के साथ। वो किसी नाम का होगा। जो जाहिर है, अभी तो आपको खुला ही नहीं ना, अभी तो बिजनेस हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं ना। सर ये अटैचमेंट कंपनी जी, अटैचमेंट वो आपको बात कर देता है कि आप इसके बिना आपकी अटैचमेंट नहीं है, लिहाजा आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो सकता, तो कंपलसरी। जी तीनों। जी तीनों। जी, फॉर्म का रजिस्ट्रेशन। बहुत सारे हैं। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, बिजनेस नेम ऐड करना सीख रहे हैं। बहुत सारे हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बड़ा पड़ा है, बहुत सारी चीजें हैं। ये पोर्टल आप खोल के देखें, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अभी हमें अपना फोकस क्या है, बिजनेस नेम ऐड करना, सोल प्रोप्राइटरशिप को एस्टैब्लिश करना। क्या करना, सोल प्रोप्राइटरशिप को एस्टैब्लिश करना। अब ये चीजें कहाँ चली जाएंगी, कंप्लीटेड टास्क में। आपके जो 181 फॉर्म है इसका क्या हुआ होगा, ग्रांट हुआ होगा। तो आपने देखना है कि आपका बिजनेस नेम ऐड हुआ है या नहीं, देखा तो क्या करेंगे, याद रखिएगा, आपकी बिजनेस नेम आपकी प्रोफाइल में एनटीएन में ऐड हुआ है या नहीं हुआ, तो आप क्या देखने जाएंगे, वापस जाएंगे, लॉग आउट करेंगे। क्या करेंगे, लॉग आउट करेंगे और वापस कहाँ आएंगे, एनटीएन प्रोफाइल इंक्वायरी में। किसमें, एनटीएन प्रोफाइल इंक्वायरी में। किसमें वापस आएंगे, एनटीएन प्रोफाइल इंक्वायरी में। मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसमें चेक करने आएंगे कि मेरे बिजनेस नाम के ऊपर मेरा एनटीएन ऐड, मेरे एनटीएन के ऊपर बिजनेस नेम ऐड हुआ या नहीं हुआ, कहाँ देखेंगे, टैक्स पेयर आगे से लॉग आउट होके कहाँ आएंगे, टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी में। तो पहले की तरह चेक करेंगे तो आपके पास आपका बिजनेस नेम क्या हुआ होगा, चेक कर लें। ये बताइए, 3105 3105 3153 3153 9693। 9693। हम टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी में तो गए ही नहीं। हो गया 105871। अब इसके वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। अब आप इसके वापस प्रिंटर वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो आपकी बिजनेस एक्टिविटी क्या होगी, यहाँ पे ऐड हुई हुई होगी। आपने जो एड्रेस दिया होगा
जो बिजनेस नेम ऐड किया होगा उसको जिस बिजनेस एड्रेस के साथ लिंक किया होगा, और जो प्रिंसिपल एक्टिविटी सेलेक्ट की होगी आप क्या कर देंगे, यहाँ पे आपकी डिपिक्ट हो रही होगी। क्या हो रही होगी? डिपिक्ट हो रही होगी। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, 10 नाम भी अपने बिजनेस नेम के साथ, 10 नाम भी इस तरह अपने इंडियन प्रोफाइल में करके 10 सोल प्रोप्राइटरशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चाहे 10 या 20 है, जितने भी आप करना चाहें, इस तरह आप अपने एनटीएन के ऊपर क्या कर सकेंगे, ऐड कर सकेंगे। लेकिन आपका एनटीएन एक ही रहेगा, आपका एनटीएन एक ही होगा। चाहे ये 10 बिजनेसेस हैं, 10 सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो आपका बिजनेस क्या होगा, एक ही होगा। सोल की सबसे बड़ी निशानी क्या है? सिंगल पर्सन होता है ना, 1 पर्सन होता है। तो 1 पर्सन का क्या होता है? एनटीएन होता है जी। सर ये जो 181 फॉर्म था वो हमने सबमिट कर दिया, जी बॉक्स में चला गया जी। था। उसके बाद हमने यानी कि वो कब चेक करना है, यानी कि 10-15 मिनट बाद चेक कर लीजिएगा, हो जाता है जी। जी आ जाता है जी, कंप्लीटेड टास्क में आ जाएगा। लेकिन आपने अपना बिजनेस नेम के अपने एनटीएन के ऊपर अपना बिजनेस नेम ऐड हुआ या नहीं, आपको कहाँ से पता चलेगा? क्या पता चलेगा? यहाँ से पता चलेगा। सर सबमिट करने के बाद इनबॉक्स में आ आपका काम आउटबॉक्स में चला गया, वहां पड़ा हुआ। आपने 5-10 मिनट के बाद क्या करना है, उसको लॉग आउट करके लॉग इन करना है। सबमिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। आपने उसे धक्का नहीं लगाना कि पैटर्न धक्का लगा, वो चलो गया, वो खुद ही चला जाएगा। ठीक है, आउटबॉक्स में चला गया। आउटबॉक्स से बाद क्या होगा, कंप्लीटेड टास्क में चला जाएगा। ये ऑटोमेटिकली हो रहा होगा, आपने उसको कुछ नहीं करना। थोड़ी देर बाद क्या करना है, लॉग आउट करके लॉग इन करना है। तो आपके कंप्लीटेड टास्क में 181 का फॉर्म क्या होगा, उसमें ग्रांटेड लिखा हुआ होगा। क्या लिखा होगा? ग्रांटेड। लेकिन आपने चेक कैसे करना है कि आपके बिजनेस एनटीएन के ऊपर बिजनेस नेम ऐड हुआ या नहीं हुआ? आरएस पोर्टल पे जाना है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन में, टैक्स पेयर प्रोफाइल में, और प्रोफाइल में जाके इसी तरह नाम एंटर करना है, तो आपके पास इस तरह की चीज डिपेक्ट हो जाएगी जी। तो कोई सिनेरियो होता है कि जिसमें वो हमारा रिजेक्ट हो जाए? नहीं, मोस्टली नहीं होता, मोस्टली नहीं होता जी। ये आपको इस सर तरह अगर का कोई 10 बिजनेस एक्टिविटी भी आप ऐड करना चाहें, 10 बिजनेस एक्टिविटी भी ऐड कर लेंगे। तो इस तरह आपका क्या हुआ, एनटीएन बन गया। एनटीएन के सर ऊपर अगर आपका कोई क्या हुआ? किसी जी बोले। मैं कह रहा हूँ अगर किसी कंपनी के अंदर कोई मैनेजर है तो उसको अगर अपना टैक्स फाइल करने के लिए सिर्फ एनटीएन की जरूरत होगी कि उसको भी इसकी भी रजिस्ट्रेशन होगी? वो क्या अपना सोल प्रोप्राइटरशिप एस्टैब्लिश कर रहा है या नहीं कर रहा? हमारा स्कोप क्या है आज का, सोल प्रोप्राइटरशिप बनाना। क्या करना? सोल प्रोप्राइटरशिप बनाना। अगर वो सोल प्रोप्राइटरशिप बना रहा है तो सारा प्रोसेस यही करेगा। सर वो सिर्फ अगर मैनेजर है वो तो उसके लिए वो रजिस्ट्रेशन। हम मुझे बताएं, हमारा काम क्या है? हमने ये बनाना है कि सोल प्रोप्राइटरशिप कैसे एस्टैब्लिश होती है। अगर उसने सोल प्रोप्राइटरशिप एस्टैब्लिश करनी है तो ये काम कर लेगा बस। ठीक। और क्या? जी पूछे। सर सर जब हम अपना एंट्री ऐड करते हैं तो उसमें ऑप्शन आती है जैज नेटवर्क ऐड। जो आपने एक्चुअल सर्विस इस्तेमाल कर रहे हो, कौन से वाली? कौन से वाली? जैज वाले कंबाइन है, तो अब इसमें कौन सा? तो कौन सी आपको आ रही हो? आपका 0300 है, जैज ही कर लें, क्या फर्क पड़ता है इससे? सर ये 181 का जो फॉर्म था उसमें एक लिंक्स का था टैब, जी। उसका क्या मकसद था दोबारा? वो लिंक होता है कि अगर आपने अपने लेफ्ट कंसल्टेंट के साथ अपने आप को लिंक कराना है, और एक एम्प्लॉई या उसने अपने एम्प्लॉयर के साथ लिंक होना है, तो वो उस पर्पज के लिए होता है। इलाके ऐसे भी हैं जहाँ स्टूडेंट नंबर नहीं है, घर के नंबर नहीं है, तो उस जगह पे हम क्या? गाँव में नंबर नहीं होते, गाँव के तो चक नंबर लिख देंगे, फलान नंबर, फलान चक नंबर, डाकखाना खास, तहसील एंड जिला फलान फलान। सर एक और क्वेश्चन है। जी जी। सर अगर किसी का सैलरी पे रजिस्टर्ड और वो अपना सोल प्रोप्राइटर पे करना चाहता है तो वो कैसे होगा? एनटीएन आपका एक ही रहेगा। अगर आप अपने एनटीएन के ऊपर बिजनेस नेम ऐड करके इस तरह सोल प्रोप्राइटरशिप एस्टैब्लिश कर लेंगे, बिल्कुल सारा यही तरीकाकार होगा। ओके। सैलरीड पर्सन मैं नहीं जानता अभी सैलरीड पर्सन कौन है, मुझे नहीं, मैं तो ये असला पहली मरतबा आपसे सुन रहा हूँ जी। और सैलरी मेरी अभी मैंने चेक किया है, वो मैं सैलरी जानता आ ही मैं जानता ही नहीं कोई सैलरीड पर्सन है। मैं जानता हूँ कि एक बंदा है जिसके पास एनटीएन है, मुझे नहीं पता अभी सैलरीड पर्सन कौन होता है या कौन नहीं होता। ओके ठीक है ओके जी। और ठीक। बॉक्स में चला जाए जी, उसके बाद क्या प्रोसेस होगा, क्या हम सेपरेट एप्लीकेशन पे मूव करेंगे या नहीं कुछ नहीं करना मिस्टेक हो जाए, जी। कोई ड्राफ्टिंग में भी तो आप दोबारा 181 का फॉर्म इस तरह दोबारा रीसबमिट कर लें। हाँ बिल्कुल, तो आपने जो एरर कर दिया उस एरर को रेक्टिफाई कर लें इस तरह जी। और अब आपका एंटीन बन गया, एंटीन के ऊपर बिजनेस नेम ऐड हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप एस्टैब्लिश हो गई। ओके, ये क्या बन गया, सोल प्रोप्राइटरशिप बन गई। किस नाम से? जो नाम हमने बिजनेस का सिलेक्ट किया था। इनका क्या नाम है? फजर, फजर डेयरी फार्म, फजर, हाँ फजर डेयरी फार्म, ऐसे ही वो करें। हमने फजर डेयरी फार्म एंटर किया तो ये हमारे टैक्स पेयर प्रोफाइल में
फजर डेयरी फार्म आ गया। क्या अब हमने क्या करना है, इस प्रोफाइल को लेना है, इस एंटीन प्रोफाइल इंक्वायरी को लेना है, जिसमें आपको क्या आ रहा होगा, बिजनेस नेम आ रहा होगा। आपने इसको एक अटैक करना है, फिर क्या करना है, आपने अपना लेटर हेड, फिर आपने अपनी स्टैम्प स्टैम्प और एक रिक्वेस्ट लेटर, ये सारी चीजें लेके कहाँ चले जाना है, नहीं बैंक के पास चले जाना है। आपने ये सारी चीजें लेके किसके पास चले जाना है, किसके पास चले जाना है, और बैंक को कहना है कि आप क्या करें, मेरे बिजनेस नाम से, किस नाम से, मेरे बिजनेस नाम से मेरा बैंक अकाउंट ओपन कर दें। क्या कर दें, मेरा बिजनेस नाम से क्या कर दें, बैंक अकाउंट ओपन कर दें। तो जो बैंक आपका बैंक अकाउंट ओपन करेगा उसका अकाउंट टाइटल क्या होगा, आपका जो बिजनेस होगा, जो आपने बिजनेस ऐड किया होगा, वो आपका क्या होगा, उस अकाउंट का टाइटल होगा। वो आपके नाम से नहीं होगा, उसको पेड कौन करेंगे, आप करेंगे, या आप किसी अपने एम्प्लॉय को अथॉरिटी दे दें, लेकिन वो टाइटल क्या होगा उसका, आपका नाम नहीं होगा, बिजनेस नेम होगा। क्या होगा, बिजनेस नेम होगा। फिर आप क्या करेंगे कि बिजनेस नेम आपका अकाउंट टाइटल बन गया, दुकान चला ली, और फिर क्या रखेंगे, दुआए खैर के लिए क्या करेंगे, पार्टी रखेंगे, और दाएं बाएं वालों को क्या करेंगे, बुलाएंगे, और मार्केट में क्या कहेंगे, खबरदार जो मुझे तंग किया तो मेरे साथ बड़े बड़े लोग हैं मेरी बैक एंड पे, उठाएंगे ना मार्केट में जाके। देखें एंटीन बना हुआ है, मैं कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ, मेरे पास सारे लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी हैं। मुझे डराने धमकाने की कोशिश करी तो मैं अननोन नंबर से कॉल करूंगा आपको, ऐसा होगा ना। और लोग ऐसा करते हैं ना, जब कोई दुकान जब ब्रांच ओपन करते हैं तो क्या करते हैं, सभी को इकट्ठा करते हैं। सभी को इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि अपनी वर्थ बताने के लिए, कल को मुझे गैर जरूरी तौर पे तंग ना करना। और दाएं बाएं वालों को, पड़ोसियों को कहते हैं आए हमारी दुआ खैर में शिरकत करें। पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप अच्छे रखने चाहिए ना, बहुत जरूरी है ना। ऐसा ही है, आप नहीं थे ओरिएंटेशन में, मुस्कुरा रहे हैं आप, आप हाँ थे, नहीं थे ना। तो इस तरह आपका क्या होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप एस्टैब्लिश हो जाएगी। और आपने एक गलती और नहीं करनी इसमें, सब वो गलती मैं आपको भी बताता हूँ, अभी मैं इसकी ना थोड़ी सी ड्रॉबैक बताता हूँ। अच्छा, अब ये फर्जर डेयरी फार्म किन्होंने बनाया, क्या नाम है इनका, शाहिद अहमद साहब ने। आपका नाम, माजिद, माजिद साहब क्या करेंगे, माजिद साहब भी अपना एंटीन खोलते हैं, अपना बिजनेस नेम रखते हैं, और रखते हैं क्या है, फर्जर डेयरी फार्म। तो कानून इनको कोई रोकेगा नहीं कि आपने फर्जर डेयरी फार्म का नाम क्यों इस्तेमाल करा। जी, सोल प्रोप्राइटर में ये क्या है, डिफेक्ट है उसका, क्या है, डिफेक्ट है। वही नाम जो शाहिद अहमद साहब ने रखा हुआ है, माजिद साहब भी क्या करेंगे, अपने एंटीन प्रोफाइल इंक्वायरी में जाके अपना बिजनेस नेम इसी नाम से क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। पोर्टल या कोई सिस्टम इनको रोकेगा नहीं कि आपने ये फजर का नाम जो है ना पहले शाह साहब ने इस्तेमाल किया, आप नहीं रख सकते। ये क्या है, इसका ड्रॉबैक है, क्या है, ड्रॉबैक है जी। तो अगर अपना भी आदमी कोई ऑनलाइन ब्रांड खोलता है, कोई सेक्शन थोड़ा काम करता है, तो अपना खुद ही नाम सोल प्रोवाइडर स्टार्ट करेगा, वो मैनेज कर रहा है। जी, और अगर वो स्केल अप कर जाता है तो उसको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। तो इन द फ्यूचर अगर वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करता है तो शायद आपको पहले ही फिर टेलीफॉर्म बना हुआ है। उस ट्रेडमार्क का लॉ देखेगा कि उन्होंने उसके साथ क्या सलूक करना है। अभी तो हम सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप में बता रहा हूँ कि यहाँ आपको कोई नहीं पूछेगा, यहाँ आपसे नहीं पूछेगा, कोई रुकावट नहीं होगी इसमें। ये क्या है इसका ड्रॉबैक। जब ट्रेडमार्क में जाएंगे, ट्रेडमार्क की बातें ट्रेडमार्क में कर लेंगे, दोनों अलग अलग लाए हैं, अलग अलग अथॉरिटीज हैं, वो दोनों आपस में इस मामले में एक दूसरे को ज्यादा कुछ नहीं कहते। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, वापस आएंगे किसके ऊपर, अपने पोर्टल के ऊपर, किसके ऊपर,
अच्छा, अब आपको ना यहाँ पे एक नाम नजर आ रहा होगा ना, क्या नजर आ रहा होगा, और इसके साथ एक आइकन बना होगा। क्या बना होगा? आइकन। आपके पास यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपके सर्टिफिकेट के ऊपर आपका बिजनेस नेम नहीं आएगा। क्या होगा? आपके सर्टिफिकेट के ऊपर बाकी डिटेल्स आ रही होगी कि आपका नाम क्या है, आपने ये कब से रजिस्टर्ड हुए हैं, आपका एड्रेस क्या है, लेकिन आपके बिजनेस का नेम ना उसका एड्रेस ना उसकी प्रिंसिपल एक्टिविटी आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे नहीं आ रही होती। ये नहीं आती। और आपने बिजनेस नेम को यहाँ पे सर्च करने की कोशिश भी नहीं करनी कि सर आपके सर ये आपने तो मुझे बताया था कि मेरा बिजनेस नेम ऐड हो गया, मेरे रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर ही नहीं आता, वो यहाँ पे नहीं आता। ये मैं आपको पहले करा दूँ, अगर आप बात का देखें भी और परेशान भी हो कि यहाँ पे तो मेरा बिजनेस नेम ही नहीं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ऊपर ऐड हुआ, परेशानी की बात नहीं है। बिजनेस नेम ऐड होने की आपने कहाँ देख जाके चेक करना है? आरएस पोर्टल पे ऑनलाइन वेरिफिकेशन में टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी में जाके चेक करना है। कहाँ चेक करना है? यहाँ पे चेक करेंगे तो नहीं आएगा, ना नजर आए तो परेशान नहीं हो जाना। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है? इसको डिलीट करना है। क्या करना है? डिलीट करना है। तो इसको प्रोफाइल के ऊपर जो आ रही थी टैब, क्या करेंगे? जो आपको प्रोफाइल के ऊपर टैब नजर आएगी, प्रोफाइल प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह की टैब नजर आ जाएगी। इस तरह की टैब नजर आएंगे तो क्या होगा? आपको यहाँ पे टैब नजर आएगी बिजनेसेस के ऊपर। किसके ऊपर? बिजनेसेस की। तो जितने बिजनेसेस आपके नाम पे प्रोफाइल पे ऐड हुए होंगे ये सारे आपको नजर आ जाएंगे इस पे। और यहाँ पे क्या होगा? कुछ नहीं नजर आ रहा। क्या है? कुछ नहीं नजर आ रहा। लेकिन आप कुछ प्रोफाइल टैक्स पेयर प्रोफाइल देखेंगे, कौन से वाली? डिफरेंट वाली। कौन से वाली? यहाँ आपको डिलीट करने की ऑप्शन नहीं आ रही, लेकिन आप कुछ प्रोफाइल क्या देखेंगे डिफरेंट होगी इससे। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। आप इस प्रोफाइल में जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो आपको प्रोफाइल वाले टैब में नजर आ जाएगा। अब आप कहाँ जाएंगे? बिजनेसेस में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? और अब आपको देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ एडिट और डिलीट का बटन शो हो रहा है। कहीं प्रोफाइल में एडिट का बटन होता है और कहीं एडिट का बटन नहीं होता। ये सिस्टम बात बात ऐसी एरर करता है। जहां तो आपने इसको डिलीट करना है ना, आपने नेम ऐड कर दिया और आपको यहाँ पे लगता है कि मैंने ये बिजनेस को क्या करना है? डिलीट करना है। क्या करना है? बिजनेस को क्या करना है? डिलीट करना है, बंद करना है। सिर्फ बिजनेस की बात कर रहा है, एनटीएन की बात नहीं कर रहा। किसकी बात कर रहा हूँ? बिजनेस की। तो आप इसकी डिलीट के ऊपर ये डस्टबिन के ऊपर क्लिक करेंगे और अपना पिन अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो जाएगा मतलब ये क्या है कि आपके एनटीएन टैक्स पेयर प्रोफाइल में वो बिजनेस एक्टिविटी शो नहीं हो रही होगी। क्या होगी? और अगर यहाँ पे आपके पास ये चीज नहीं आती, दूसरा वाला सिनेरियो होता है ये वाला, तो फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा? एलआरओ। किसके पास जाना पड़ेगा? एलआरओ। तो ये आपको इस तरह के दोनों सिनेरियोज भी मिल सकते हैं। ठीक है। ये बात का सिस्टम जो है ना इस तरह ग्लिचेस करता है और इस तरह की प्रॉब्लम फेस होती हैं, तो आपने परेशान नहीं हो जाना। ठीक है। जब भी मुश्किल आएगी उसके बाद ही आसानी आएगी। और आप खुद देखें कि जब आप किसी मुश्किल में हो और आप चाहते हैं कि मैं कोई हल ढूंढूं, तो आप देखें कि आपका जहन कितने अच्छे से ज्यादा चीजें प्रोसेस कर रहा होता है। ऐसा होता है ना? होता है ना? ये नेचुरल है। तो ये आपने इसको अनयूजुअल नहीं समझ लेना कि बस मेरी टेंशन बनी हुई है। टेंशन टेंशन आपने इतना नहीं होना है ना कि टेंशन आपने टेंशन को कंट्रोल करे, टेंशन आपको ना कंट्रोल करे। टेंशन कुछ चीजों में होना जरूरी है, वो आपको ड्राइव देती है, तहरीक देती है कि आपने एक्टिविटी करनी है। क्या करनी है? एक्टिविटी करनी है। मैं एक लॉयर का इंटरव्यू सुन रहा था, उसने पूछा कि आपको लॉ का काम करना अच्छा लगता है या कोई और एक्टिविटी, वो किसी और बिजनेस में भी इन्वॉल्व है, मतलब उनकी कोई और एक्टिविटी भी साथ। उन्होंने कहा आपको वो एक्टिविटी अच्छी लगती है या आपको लॉ प्रैक्टिस करना अच्छा लगता है? उन्होंने कहा एक मुश्किल केस को प्रिपेयर करना, एक मुश्किल केस को प्रिपेयर करना इज द मोस्ट सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस। क्या होता है? सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस।
बिजनेसमैन क्या अपने आप को कैसे शो कराता है? मेरे पास इतनी वेल्थ है, मेरी वेल्थ में इतना इजाफा है। और ब्यूरोक्रेट को कैसे अपने आप को डिपिक्ट करना चाहिए कि मैंने इतनी सर्विस करी है, यानी पब्लिक सर्विस करी है। और एक प्रोफेशनल क्या कहता है कि मैंने ये मुश्किल केस सॉल्व करा था। आप एक डॉक्टर के पास जाए, वो कहता है मैंने वो फलां मुश्किल सर्जरी करी थी। एक वकील के पास जाए, वो कहता है मैंने वहाँ फलां मुश्किल केस करा था। हाँ, मतलब वो देखे ना, एक उसकी उसका की एसेंस ही क्या है कि उसने प्रॉब्लम को, जो डिफरेंट प्रॉब्लम है वही उसकी एसेंस है ना, वही उसकी मेराज होती है ना। तो वो क्या करता है, एक अच्छा प्रोफेशनल है जिसके पास मुश्किल केस भी आ जाए तो वो उसको क्या कर लेता है, हैंडल कर लेता है। ऐसे ही है। तो आपने चीजें शुरू में मुश्किल लगेंगी, जब आप पहला कदम उठाएंगे मुश्किल लगेंगी, तो घबराना नहीं। ठीक है। अल्लाह ताला से दुआ करनी है, अल्लाह ताला मुझे चीजें आसान फरमा, तो अल्लाह ताला आसानी फरमा देंगे। तो इस तरह आपका क्या हो जाएगा, बिजनेस नेम ऐड हो जाएगा। कर लेंगे क्लाइंट का भी, और उससे पहले फीस ले लेना। मेरे पिछले बैच में वो एक लड़का कहता है कि सर वो मैंने आपका वो उसको बताया था, तो वो उसने ना मुझे ना फीस लेने काम करने के बाद उसने, मैं फीस का उसके तकाजा करता रहा हूँ तो वो अभी मुझे पकड़ाई नहीं दे रहा। तो आपने फीस पहले उससे डिसाइड कर लेनी है। ठीक है। हाँ, ये मैंने अभी क्या कहा था, दरिया में छलांग लगाएंगे तो छोटी मछली भी होती है, बड़ी मछली भी होती है। ऐसे ही है। अच्छा नहीं, क्या वो आप कह रहे थे आरटीओ ऑफिस जाना है, एनटी ऑफिस जाना है, तो उसके लिए आप मेरे वकील जाना है? अगर आपके वकील के तौर पे जाते हैं तो वो आपसे पूछ सकता है भाई आपके पास अथॉरिटी क्या है। बाज का क्या होता है, लाहौर में जैसे जाए वकीलों का दबदबा है टैक्स बार में, तो वो क्या करते हैं, वकील की यूनिफॉर्म देके बाज कर कहते हैं ठीक है भाईजान वकील साहब बैठो तो काम कर देने। तो ये आपको कुछ प्रैक्टिकली सिचुएशन जाके वहां पे फेस करनी पड़ेगी। मैं आपको यहाँ नेट प्रैक्टिस में जितनी मर्जी बातें कर दूं, लेकिन जब आप मैच खेलने बैट बॉल लेके जाएंगे, अगली टीम का बॉलर पता नहीं आपसे ज्यादा शार्प हो, तो फिर आपको वहां पे चीजें ऑन स्पॉट चीजें हैंडल करना होंगी। तो जो आईटी की हो जाए, है आईटी की जी, आईटीपी इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर वो तो जो भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं जी। तो अगर इसमें हम रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं तो अदारे की तरफ से कोई परमिशन तो नहीं रिक्वायर्ड होती? नहीं। हम कर सकते हैं। हाँ, मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं कि मैं एक जो हूँ एक रेस्टोरेंट रन कर रहा हूँ और मैं पहले फूड अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड हूँ, तो वो कहते हैं कि मैं अपना एंटीन बना रहा हूँ, वो बात का फूड अथॉरिटी में बताते हैं कि आप क्या करें, अपने पास अगर डी रजिस्टर होना चाहते हो तो ये जो काम करके हैं। और अगर आप उन्हें बताते हैं कि मैं वहां पे डी रजिस्टर होकर आ गया हूँ, लिहाजा मैं ये बिजनेस एक्टिविटी बंद करता हूँ, तो आप उसकी क्लोजर का आप नोटिस हाथ लगा दें, ताकि उनका आपके काम की आपकी बर्तन आपकी बात जो होती है वजन हो जाएगी ज्यादा। लेकिन वो आपसे मांगेंगे नहीं, लेकिन आप खुद से कर सकते हैं। लेकिन वो अपने रेगुलेटर जो है ना वो अपनी जगह है। जैसे कोई ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता है तो सेक्टरी ट्रांसपोर्ट से लाइसेंस लेना पड़ता है, फूड का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको फूड अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। और वो जो अपने अपने सेक्टर की रिक्वायरमेंट वो अपनी जगह रहेंगी, वो अपनी सेक्टोरियल रिक्वायरमेंट जो है ना रेगुलेशन की वो अपनी जगह रहेंगी। एफबीआर उनको इन्फोर्स नहीं करेगा। एफबीआर का काम क्या है, उसने इनकम टैक्स लॉ की इन्फोर्समेंट करनी है, जो उसका लॉ है वो उसकी हद तक आपसे सवाल कर देगा। कोई एडिशन में एड्रेस चेंज करते हैं, जी हो सकता है परमिशन हम कर सकते हैं जी, विदाउट एपीआर, हम अपने तौर पर इस पे एडिशन कर सकते हैं, अपनी नाम में बिल्कुल ऐड कर सकते हैं जी। मैं अपना जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, अपनी बिल्कुल अपनी एक्टिविटी चेंज कर सकते हैं। अपना एड्रेस, जैसे आपको मैंने बताया ना कि बिजनेस एड्रेस ऐड होता है, वहां पे आप अगर दूसरा ऐड करके उसके साथ लिंक कर लें तो आपका नया एड्रेस अपडेटेड हो जाएगा, पुराने वाला हट जाएगा। और सीएनएसी नंबर जो एड्रेस था वो चेंज कराने के जी लिए हाँ, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर एनटीएन प्रोफाइल में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, सॉरी ये परफॉर्म में जाना पड़ेगा, किसमें, ये अभी सबमिट नहीं करा था इसलिए ड्राफ्ट में पड़ा था। आप इस ड्राफ्ट में क्लिक करेंगे, आप आ जाएंगे अपनी प्रॉपर्टी डिटेल्स के ऊपर, किसके ऊपर, पर्सनल डिटेल्स के ऊपर। क्या आ रहा है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, सेल नंबर चेंज कर सकते हैं, अपना ईमेल एड्रेस चेंज कर सकते हैं। एड्रेस के लिए आप उधर से भी जाके चेंज कर सकते हैं, ये एड्रेस आपको इधर से नहीं करने देता। जो दो एरिया जो है ना ये आपको ईमेल आईडी और ये आपको एडिट कर देते हैं। अब आप दूसरा काम इसमें से कैसे कर सकते हैं, यहाँ से भी आप ये देखें, यहाँ पे एक्टिव बना, यहाँ पे भी सेल नंबर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी एड्रेस, एड्रेस फिर आपको 181 के प्रोफाइल पे अपने बिजनेस एक्टिविटी में जाके ऐड करना पड़ेगा। फॉर्म सबमिट हो जाएगा जी, उसके बाद आपका अपडेट होगा 181 के फॉर्म के थ्रू, जी अमेंडमेंट के थ्रू, मॉडिफिकेशन के थ्रू जी। देखिए अगर आपने दो बिजनेसेस हैं तो आपने एक बिजनेस डिलीट कर दिया तो क्या होगा,
2 बिजनेस से एक बिजनेस ऐड कर दिया तो आपका एनटीएन नहीं खत्म होगा, आपकी बिजनेस जो आपने स्टैब्लिश किया वो खत्म होगी। इस तरह आप चाहे 10 बिजनेस एक्टिविटीज ऐड करना चाहें, 10 बिजनेस एक्टिविटीज ऐड करके अलग अलग नाम रखना चाहें तो अलग अलग नाम भी रख सकते हैं। और अगर आपको कहे कि मैंने इसी नाम से फजर डेयरी फार्म से कुछ और काम करना है लेकिन मैं नाम यही रखना चाहता हूँ, फिर आप क्या करेंगे, 181 में आके मॉडिफिकेशन में फिर जाएंगे और फिर जब आप ये नाम एंटर करेंगे तो आज बाद आपको कहता है ये नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो फिर आप क्या करेंगे, वो नाम एंटर करके बीच में एक स्पेस दे देंगे। क्या करेंगे, नाम एंटर करने के बाद क्या करेंगे, एक स्पेस कर देंगे तो वो फिर क्या कर लेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये क्या था, ट्रिक था जो आपने अप्लाई करना है। जब आपको उसी नाम में जो आपने नाम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं उसमें क्या करनी है, एक और बिजनेस एक्टिविटी ऐड करनी है। तो क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे जैसे जैसे आपने नया सोल प्रोप्राइटरशिप एस्टैब्लिश करनी है और उसमें नाम वही रखेंगे जो आपने पहले रखा हुआ है और आखिर में बस क्या करेंगे, स्पेस दे देंगे। और जो नई एक्टिविटी जो इस नाम से आप नया बिजनेस एक्टिविटी करना चाहते हैं वो अपने प्रिंसिपल एक्टिविटी सेलेक्ट कर लेनी हो। ऑनलाइन यस सर। ओके, सर क्या खा रहे हैं घर में बैठे? जी जी सर सर। ओके। कुछ भी नहीं खा रहे? नहीं सर, कुछ भी नहीं खा रहे। आपने मांगा ही नहीं होगा। नहीं सर, खा पी बैठे हैं। इतनी जल्दी? जी सर। अभी तो 7:40 हुए हैं। बस सर जल्दी खा लेते हैं ताकि जल्दी दोबारा भूख लग सके। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है। जी जी पूछें। जब हम अपना बिजनेस एक सिटी से दूसरे सिटी में हम मूव करते हैं, उस जी सूरत में हम अपना बिजनेस एड्रेस चेंज कर लेते हैं। जी हाँ, तो आरटीओ खुद ब खुद चेंज हो जाता है या हमें वो नहीं, आपको खुद फिजिकली करवाना वहां पे पड़ता है। विजिट करना? आरटीओ आपका वही रहेगा जो पहले वाला है। आपने मिसाल के तौर पे ये फजर क्या नाम होगा, फजर डेयरी फार्म, इन्होंने फजर डेयरी फार्म कहाँ बनाया हुआ था, बहावल नगर में, और अभी अपनी ब्रांच खोलना चाहते हैं लाहौर में। क्या करना चाहते हैं, ब्रांच में लाहौर अपनी में खोलना चाहते ब्रांच खोलना चाहते हैं। तो वो क्या करना चाहते हैं कि मेरे एनटीएन के ऊपर, मेरी टैक्स पेयर प्रोफाइल में ये फजर डेयरी का लाहौर का एड्रेस भी आ जाए। तो ये फजर डेयरीज के ऊपर क्या करेंगे, अपना एक नया बिजनेस ऐड करेंगे उसी नाम से, और उसमें क्या करेंगे, नए वाला एड्रेस लिख देंगे जो कि लाहौर वाला होगा, वो हो जाएगा। आरटीओ आपका वही रहेगा एनटीएन वाला ही जो आपका एनटीएन में लगा होगा। इसका मतलब आपने लाहौर में ब्रांच खोली, ऐसा नहीं होगा कि आपका आरटीओ जो है ना बाबर नगर से उठ के लाहौर हो जाएगा। ये आपको जुरिस्डिक्शन जब चेंज करानी होती है वो आपने खुद करानी होती है। मैं सर सिंगल बिजनेस की बात कर रहा हूँ। अब अगर किसी ने मतलब फैमिली सिंगल बिल के लिए भी मूव यही तरीका करके। कार है कि आपने अगर अपनी जुरिस्डिक्शन चेंज करानी है ना और आपका आरटीओ ऑफिस हाँ। भावनगर और आप चाहते हैं कि आपका आरटीओ ऑफिस लाहौर बन जाए, तो फिर आपने हम्म। सेक्रेटरी जुरिस्डिक्शन को एप्लीकेशन देनी होती है ऑनलाइन। वो फिर आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांगता है और वो अपने टैक्स ऑफिस से पूछता है जहां से आपने चेंज करना होता है कि इसकी कोई ऑब्लिगेशन या लाइबिलिटीज तो पेंडिंग नहीं है, इसकी कोई लिटिगेशन तो नहीं चल रही। तो वो अपना एक इंटरनली प्रोसीजर करके के बाद आपको ट्रांसफर करता है। जी वो जी आपको ठीक है, थोड़ी गॉट इट। हेक्टिक एक्सरसाइज करनी पड़ती है, थोड़ी भाग दौड़ भी करनी पड़ती है उसमें। आप जी जी, थैंक यू। मतलब घर बैठे नहीं हो जाएगा। घर बैठे कोर्स हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह। चलें, अल्लाह ताला आपकी इस बार मुबारक करे। जी और के बाद तो मुझे नहीं आरटीओ नहीं, चाहिए, थैंक यू। फॉरवर्ड ऑफिस में आएगा कि उतर जाएगा पहले बार बार। जी आपकी कहीं प्रिंसिपली तो उसकी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखेंगे चेंज ऑफ जुरिस्डिक्शन को। उससे पहले क्या होता था, आपको एफबीआर हेडक्वार्टर में जाके सेक्रेटरी जुरिस्डिक्शन को एप्लीकेशन देनी होती थी, ऑफिस में किसी में नहीं, किसी टैक्स ऑफिस में एप्लीकेशन नहीं देनी होती थी। एप्लीकेशन कहाँ देनी होती थी, एफबीआर हेडक्वार्टर में सेक्रेटरी जुरिस्डिक्शन को देनी होती। वो फिर आपको दोनों ऑफिस से बात करके देता था जिस ऑफिस से आपने चेंज करानी होती। जी सर मैं जैसे भावनगर में ये स्कूल वगैरह, ये गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्टर भी है ना मेरा ये, जी तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। जी तो मैं इधर लाहौर में आया हूँ तो मुझे किसी गवर्नमेंट इदारे की कोई सर्विसेज मिलती हैं तो जी मैं इधर कर सकता हाँ हूँ। कर सकते हैं, कोई वो बंदी नहीं। पूरे पाकिस्तान के शहरी हैं, आप जहाँ मर्जी से कर दें, केपीके में जाके परफॉर्म करें। सर एक क्वेश्चन है। टैक्स आपके एंटीन के अगेंस्ट होगा। जी सर जो सा आप बता रहे थे कि एफबीआर खुद ही कर देती है रजिस्टर्ड, एनटीएन खुद ही जनरेट कर देती है, तो जी अगर कोई बंदा, अगर किसी ने कोई चीज लिया तो उसका टैक्स ही नॉन फाइलर के ऊपर देता है वो, तो फिर जी एफबीआर कैसे कर सकती है उसको के रजिस्टर्ड? पास फैक्ट आ गया ना कि उसके लगा कि इस बंदे के पास, इस बंदे ने जायदाद खरीदी, इसका एंटीएन बनना चाहिए, तो वो उसके पास इख्तियार है, उसका एंटीएन क्रिएट कर देगा। लेकिन वो तो बोलेगा ना, आके क्लाइंट अगर आता है उसको कहते हैं कि आपको पहले ही रजिस्टर कर दिया, आपने गाड़ी ली है,
और आपको लेकिन वो हाँ, तो रजिस्ट्रेशन के एपीआर लिए के पास पावर है, ये तो बहुत आसान है। एपीआर की तरह यही लोग तो लिख रहे हैं कि जिन लोगों को रजिस्टर होना चाहिए वो रजिस्ट्रेशन में नहीं है। क्लाइंट जी भी बोलेगा उसके भी एपीआर के पास इख्तियार, आप किसी का इख्तियार तो नहीं बतौर कंसल्टेंट छीन लेंगे ना। आपको क्लाइंट आप ठीक है बात सर। आके कहेगी जी आपने आपने तो रिटर्न फाइल किए थे जी, आपको मेरे फिर मुझे फिर भी नोटिस आ गया। फिर नोटिस देना ना देना मेरे इख्तियार में तो नहीं है ना, वो तो ऑफिसर की पावर है, वो इस्तेमाल करे चाहे 10 मरतबा करे। नोटिस आना बुरी ठीक बात है नहीं है, आपके पास नोटिस का जवाब ना हो बतौर कंसल्टेंट वो बुरी बात जी सर, नोटिस आएगा तो तभी समझ आएगी कुछ। है। हाँ, तो वो देखें जो आप दूसरे के इख्तियार को तो नहीं कदम लगा सकते ना। और जिन लोगों को टैक्स में आना चाहिए उन्हें आना चाहिए। और अगर आपको पता है कि आपने इतनी गाड़ी खरीदी और आप कहते हैं कि मैं टैक्स रिटर्न ही ना फाइल करूं और मैं अपनी इनकम को ही ना वहां पे डिक्लेयर करूं कि कहाँ से आई है, तो उनके पास इख्तियार है, वो पूछ सकते हैं। इसी तरह आप उनको देखेंगे बीटीबी के नोटिस आते हैं, ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस। उन्होंने एक अलहदा डायरेक्टरेट बनाया हुआ है जो कि इस तरह लोगों को देखता है कि जिन्होंने जायदादें खरीदी हैं लेकिन एनटीएन नेटवर्क में नहीं थे। एपीआर के लिए मसला क्या है, हमेशा दर्द सर रहा है कि छोटे बिजनेसमैन जिनको टैक्स पेयर में टैक्स नेट में आना चाहिए वो नहीं आते, और वो उनको आने के लिए मुख्तलिफ स्कीम्स या मुख्तलिफ तरीकाकार अडॉप्ट करता रहता है। ओके, ओके सर, ओके। पक्की बात है। कल जी छुट्टी सर। कर लें, जी सर। कल छुट्टी कर लें। नहीं नहीं सर, क्लास रखें। फिलहाल अभी कर लें, फिलहाल अभी कर लें। अभी कर लेते हैं सर। चलें सही। ओके, अल्लाह हाफिज़।